हेलो। नहीं हुआ है सर। अब हाँ देखो। अब हो गया यस अब सर। ठीक है सर, ठीक। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फिर से। ओके देखो सर, हम लोग जैसे एक दूसरा क्लास चालू हुआ है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का, बट दिस इज नॉट बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये थोड़ा एडवांस लेवल का ही चर्चा है, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक्स क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका क्या चल रहा है सर? थ्योरी ऑफ मार्केट बोल सकते हो आप इसको, या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस कैसे चूज किया जाता है ना सर। लास्ट दिन हम लोग, आप लोगों को याद होगा, हम लोग डिस्कस करना चालू किए थे सर रेवेन्यू के बारे में। याद है आप लोगों को? व्हाट इज रेवेन्यू? जैसे बिजनेस होगा तो रेवेन्यू होगा, और रेवेन्यू करने के लिए आपको सेल करना पड़ेगा। याद आ रहा है सर? हेलो, हाँ, किसी को भी याद नहीं है? সৌভিক মনে আছে? রেভিনিউ মনে আছে? স্যার একটু একটু আছে। একটু একটু আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। अब धीरे धीरे একটু একটুটাকে বেশি বেশি করতে হবে। ओके, तो प्राइस डिटर्मिनेशन, ये जो मेन जो चैप्टर है इसका, अगर मैं आपको चैप्टर का नाम बोलूँ तो फिर मार्केट या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। ओके, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कुछ वाइटल एरिया में ही डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, स्क्रीन शेयर है आयन, देखना। हाँ सर। ओके, तो अगर आप देखते हो कि सर प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट को जब हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इस पे सबसे पहले हम लोगों ने कल लास्ट वीक एक चीज स्पेशल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा कि अलग अलग मार्केट क्या होता है। ये बड़ा ही अच्छा डिस्कशन था कि मार्केट कितना तरह का हो सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट्स आर देयर। और इकोनॉमिक्स में मार्केट को एक स्पेशल कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने मार्केट का मतलब कितना तरह का मार्केट होता है, ये सब बारे में चर्चा तो हम लोगों ने किया था, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स, ये सब जो डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट है ना, लाइक लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, टाइम के बेसिस पे, आपका रेगुलेशंस के बेसिस पे, ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे, ये तो है, ये सब मार्केट है। बट इकोनॉमिक्स जो स्पेशल वे में मार्केट का चर्चा किया है, उसको इकोनॉमिक्स ने कुछ इस तरह से चर्चा किया है। ये देखो सर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इसी को लेके पूरा ये थ्योरी ऑफ मार्केट का डिस्कशन है। मार्केट इन द सेंस, इसको हम लोग हिंदी में या बंगाली में बोल सकते हैं सर बाजार। बाजार समझते हो ना, जहां पर प्रोडक्ट का बाइंग सेलिंग होता है। लेकिन इस डिफरेंट काइंड ऑफ बाइंग और सेलिंग को इकोनॉमिक्स अपना एक अलग ही नाम दिया है। और वो अलग नाम जो इसने दिया, इकोनॉमिक्स ने दिया, वो एक मतलब एक कंप्लीट नाम है, जिसके ऊपर डिपेंड करके कैरेक्टर के बेसिस में होता है। तो जैसे हम लोगों ने अलग अलग देखा, जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने लोकल मार्केट देखा, इंटरनेशनल मार्केट देखा, साथ में हम लोगों ने ये सब के बारे में भी पढ़ा था कि सर इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, कि इकोनॉमिक्स मार्केट को 4 स्पेशल एरिया में मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक को और एक नाम से बोला जाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन भी बोला जाता है, या फिर मोनोपोलिस्टिक भी बोला जाता है, ठीक है। परफेक्ट, इम्परफेक्ट, अगर हम सिंपल बोल सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट का ही दूसरा और भी 2-3 नाम है, लाइक मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। मोनोपोली, ये थोड़ा और मतलब मोनोपोलिस्टिक से भी थोड़ा और एक कदम आगे बोल सकते हो आप। और ऑलिगोपोली, ऑलिगोपोली के अंदर भी और थोड़ा वैरायटीज होता है, जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट है ना सर, इस मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसमें जो बिजनेसमैन है, जो कंज्यूमर्स है, ठीक है, मतलब जो मार्केट में सेलर है, जो मार्केट में बायर है, इनका एक अलग ही रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब बायर सेलर का रिलेशनशिप के बेसिस में मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि मार्केट का बहुत बड़ा मतलब होता है। जैसे अगर आपको लास्ट वीक याद होगा, मैं आप लोगों को हावड़ा घुमाने लेके गया था, याद है किसी को? हावड़ा फुल मार्केट। सर। हाँ हाँ सर। सर, मजा आया था सर फुल हाँ मार्केट सर। देख के। ठीक हाँ। है, तो वो भी एक मार्केट है, होलसेल मार्केट था, इवन एशिया का लार्जेस्ट मार्केट था, ठीक है। मैं आप लोगों को बड़ा बाजार भी घुमाने लेके गया था। फिर हम लोगों ने आपको नहीं, वो वाला मैं दूसरा क्लास में बताया था शायद। वो मणिपुर वाला मार्केट याद है? मणिपुर में क्या मार्केट है सर वो? इमा इमा कैथे ही। ले हाँ हाँ सर, हाँ लेडीजরা থাকে ওখানে। हाँ हाँ, लेडीज सब का था लेडीज कि थे। नहीं, लेडीज लोगों का ही दुकान है, मतलब मेनली हाँ लेडीज सर। रन मार्केट, हाँ। टोटली लेडीज रन मार्केट। बट सर दिस इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, ये सब अलग अलग मार्केट का अलग अलग कॉन्सेप्ट है,
तो वही सब चर्चा करेंगे आज। चलो परफेक्ट कंपटीशन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सर मार्केट होगा तो रेवेन्यू तो होगा। लोग मार्केट में क्यों आता है? रेवेन्यू अर्न करने के लिए ही तो आता है। आपका बिजनेस अगर रेवेन्यू अर्न नहीं किया तो फिर बिजनेस करने का क्या फायदा? रेवेन्यू मीन सर अर्निंग ना सर। रेवेन्यू मतलब क्या है? आपका सेल। रेवेन्यू मीन्स आपका सेल, आपका अर्निंग का एरिया। अगर आप बिजनेस करोगे, अर्निंग करोगे तभी ना। तो मार्केट में लोग इसीलिए आना चाहते हैं ताकि वो रेवेन्यू अर्न कर सके। और इस रेवेन्यू अर्न करने के लिए वो बिजनेस अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बिजनेस का अलग अलग स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो जिसमें हम लोगों ने रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट, इवन कैलकुलेशन करना भी सीखा सर कि मार्जिनल रेवेन्यू का डेटा रहने से हम लोग कैसे मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग एवरेज रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट में हम लोग लास्ट दिन बात कर रहे थे, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप, वो भी इस इक्वेशन के थ्रू से, वो भी एक इक्वेशन के थ्रू से, एम आर इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई, जिसमें हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक अलग ही कॉन्सेप्ट में देख रहे थे कि जब इलास्टिसिटी को मतलब आपका इलास्टिसिटी 1 होता है तब मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है। सब कैलकुलेशन करके हम लोगों ने देखा था। जब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होता है तब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है? जब प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी 1 से कम होता है तब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है सर। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी इक्वल है, यूनिटरी है, ठीक है, 1 के आसपास का है, तो रेवेन्यू जो है सर मार्जिनल लेवल में आपका 0 के आसपास होगा। ठीक है, मतलब 0 हो जाएगा। ये एक रिलेशनशिप है, एम आर, ए आर, टी आर, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। मैं लास्ट दिन आप लोगों को बताया था, मार्जिनल का मतलब भी बताया था। मार्जिनल का मतलब होता है सर बूंद बूंद, मतलब एक एक करके जो रेवेन्यू जुड़ते हैं ना बिजनेस पे, चेंजेस इन रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब सर चेंजेस इन रेवेन्यू। एक यूनिट ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने के कारण आपके बिजनेस के रेवेन्यू में जो चेंजेस आता है। सर सिंपल बताओ ना सर, सिंपल कुछ ऐसा हो जाता है ना मार्जिनल रेवेन्यू। देखो टोटल रेवेन्यू, और मैं सिंपल बताता हूँ। टोटल रेवेन्यू मीन्स सर जितना आपने टोटल सेल किया, ठीक है, जितना प्राइस है, जितना क्वांटिटी आप सेल किया। से फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है 1000 रुपीज करके और आपने किसी को 10 यूनिट सेल कर दिया। ठीक है, तो 1000 करके एक एक प्रोडक्ट का दाम है और 10 यूनिट आपने सेल कर दिया, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 10,000। सिंपल है ना। एवरेज रेवेन्यू मतलब इसी पॉइंट को हम लोग एवरेज रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बताते हैं सर? एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी, है ना सर? टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी, है ना? तो टोटल रेवेन्यू को अगर आप नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो, तो 10,000 अगर आपका टोटल रेवेन्यू है और अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट अगर 500 है, 1000 है, जो भी है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि आपका आपका एवरेज रेवेन्यू उतना हो रहा है। सिमिलरली आप जब मार्जिनल रेवेन्यू कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका रेवेन्यू तो बढ़ता जाएगा ना सर। तो मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल होता है कि आपका डेल्टा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। डेल्टा टोटल रेवेन्यू डेल्टा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। मतलब बिजनेस में क्या होता है, जो चीज का हम प्रोडक्शन करते हैं उसका रेवेन्यू में, उसका क्वांटिटी में चेंजेस आएगा। आप जो भी चीज का बिजनेस करते हो, वट एवर मे बी योर प्रोडक्ट, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आप मैगी बेच लो, आप क्या बोलते हैं सर, आप कंप्यूटर बेच लो, जो बेचना है बेच लो सर, जो भी प्रोडक्शन करना है कर लो। कॉन्सेप्ट इज दैट कि आपका क्वांटिटी चेंज होने के साथ साथ रेवेन्यू में चेंजेस। तो पर यूनिट प्रोडक्शन चेंज के साथ, मतलब प्रोडक्शन सेल के साथ साथ, प्रोडक्शन सेल नहीं बोल सकते, पर यूनिट प्रोडक्ट सेल के साथ, हाँ, पर यूनिट प्रोडक्ट सेल इंक्रीज के साथ साथ, तो मैं इंक्रीज मान के ही चलता हूँ, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। इंक्रीज के साथ साथ आपका टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आएगा सर, आप लोग एक चीज मुझे सिंपल बताओ कि अगर आपका सेल बढ़ता है तो रेवेन्यू बढ़ेगा कि कमेगा? मैं सॉरी, मैं गलत बोल दिया। आपका अगर पर यूनिट प्रोडक्ट अगर सेल बढ़ता है, मैं सिंपल बात करना चाहता, एक एक यूनिट अगर सेल बढ़ेगा तो आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होगा। सिंपल ना, कि आपका सेल जितना बढ़ेगा आपका रेवेन्यू उतना बढ़ेगा, लेकिन इसका चेंज का फैक्टर कितना है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू को फाइंड आउट करते हैं कि बिजनेस को मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ रहा है। और एवरेज रेवेन्यू का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या था सर, कि आपका एवरेज रेवेन्यू प्राइस के साथ इक्वल होता है। ठीक है, ये नॉर्मली परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसा होता है, बट इसका और भी एक्सेप्शनल पॉइंट भी है। बट
नॉर्मल केस में देखा जाता है कि सर एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी करके इसको अगर हम पी इंटू क्यू बाई क्यू करते हैं ना, आप देखो सर पी आ गया, मतलब एवरेज रेवेन्यू और प्राइस ये इक्वल भी हो सकता है और होता भी है, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसा बहुत बार देखा जाता है। तो वो सब देखना है सर आगे आगे। ओके, एक स्पेशल बिहेवियरल प्रिंसिपल्स है जो मैंने लास्ट क्लास में सोचा था बोलूंगा लेकिन बोल नहीं पाया, आप लोगों को आज मैं बता देता हूँ। ये रेवेन्यू मार्केट में एक स्पेशल प्रिंसिपल क्रिएट हो काम करता है। थोड़ा ध्यान से सुनो सर, मैं लास्ट क्लास से आगे निकल गया, अभी मैं आप लोगों को एक स्पेशल प्रिंसिपल बता रहा हूँ। उसके बाद सर मैं आप लोगों को डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस बताऊंगा, बहुत ही वाइटल पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा होगा। लेकिन ये भी चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है सर, अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के समझोगे तो हो जाएगा सर। सर बोलो, सर बोलो, ठीक है सर मैं बोलता हूँ। देखो सर, प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल 1 है और दूसरा प्रिंसिपल 2 है, ठीक है। एक प्रिंसिपल 1 और दूसरा प्रिंसिपल 2। पहले प्रिंसिपल 1 में बात करते हैं। प्रिंसिपल 1 क्या बोलते हैं, थोड़ा ध्यान लगा के सुनना। बोलते हैं कि ये फर्म शुड प्रोड्यूस एट ऑल if total revenue from its product is equal to or exceeds its total variable cost. If total revenue from its product is equal to or exceeds its total variable cost. और से या फिर बोल सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस ग्रेटर देन, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं प्राइस ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इफ टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फर्म्स मैक्सिमम लॉस विल बी इक्वल टू इट्स फिक्स्ड कॉस्ट। एक फर्म का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, उसका फिक्स कॉस्ट जितना। एज वी नो पी इंटू क्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, जैसे कि हम लोगों को पता है कि प्राइस और क्वांटिटी इंटू करने से हमें टोटल रेवेन्यू मिलता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्वांटिटी इंटू करने से हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलता है। अब सवाल क्या है, यहाँ पर दो पॉइंट सामने निकल के आते हैं सर। ये एक बिहेवियरल प्रिंसिपल है, मतलब ये मार्केट में देखा गया है कि एक बिजनेस, कोई भी बिजनेस ऐसा देखा जाता है कि वो अपना मैक्सिमम मतलब रेवेन्यू के साथ उसका कॉस्ट का रिलेशनशिप। चिराग है, चिराग का आवाज नहीं आ रहा है। चिराग तू मुझे बोल रहा था लुब्रिकेंट का बिजनेस है ना चिराग? चिराग का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर। हाँ चिराग, लुब्रिकेंट मतलब वो गाड़ी में यूज करने वाला? हाँ हाँ। क्या लिखने से, एक ब्रांड का नाम बता। कैस्ट्रोल हो गया सर। कैस्ट्रॉल, ओके ठीक है, वेरी गुड सर, कैस्ट्रॉल। चलो, ये कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट जो है सर, ये आप लोग सभी को ही जानते हो कि कैस्ट्रॉल क्या काम करता है गाड़ी में, मतलब मोबिल है ना सर बेसिकली। हाँ सर। हाँ बेसिकली मोबिल है, और इस मोबिल को गाड़ी में डालने से आपका गाड़ी का इंजन का ताकत क्या होता है, मतलब बढ़ता है, मतलब और थोड़ा सा फ्लूइड होता है। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर। क्या यही हाँ काम सर। करता है? ओके सर। तो अभी देखो सर, ये अपना चिराग का बिजनेस है, मतलब लुब्रिकेंट्स का या पेट्रोल मोबिल का। तो ये जो कैस्ट्रोल मोबिल है, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि सपोज मानो कि ये बिजनेस इनका है, ठीक है। मान के चलते सर कैस्ट्रोल ही चिराग का है, चल कैस्ट्रोल चिराग का है, ठीक है। अब चिराग, ये कैस्ट्रोल का बिजनेस में तुम कब तक अपना बिजनेस में प्रोडक्शन कर सकते हो, तुम अपने बिजनेस में कब तक प्रोडक्शन चला के जा सकते हो, वही यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट में बात होगा। जब तक सर डिमांड है तब तक तो। डिमांड तो है सर, डिमांड का कॉन्सेप्ट में बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ना रेवेन्यू और कॉस्ट को रिलेशनशिप में खींचा जा रहा है। डिमांड इज देयर, बट पॉइंट इज दैट कि मार्केट में डिमांड भी तो फ्लक्चुएट करता है। हाँ। आप बात को समझना, मार्केट में कॉम्पिटिटर भी आ सकता है, मतलब आप जैसे कैस्ट्रोल का कोई कॉम्पिटिटर है मार्केट में? हाँ सर, शेल है। हाँ है ना सर। तो क्या बोला सर, कैस्ट्रोल कैस्ट्रोल। और क्या नाम बोला? शेल। ये भी एक बोल रहे सर, मोटूल बोल के कोई कंपनी है, ये भी बोल रहा है कि कैस्ट्रॉल जैसा ही काम करता है, ठीक है। सेल बोल रहा है तू, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने, सपोज मानो कि कैस्ट्रॉल आपका क्या है सर, आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। आप कैस्ट्रॉल मैन्युफैक्चर करते हो। तो सवाल क्या है कि बोलते कि एक बिजनेस, ए फार्म should produce at all if total revenue from its product is equal to or exceeds its total variable cost। मतलब अगर आपके बिजनेस में जो वेरिएबल खर्चा होता है टोटल लेवल में, अगर आपका रेवेन्यू उससे ज्यादा हो या फिर कम से कम उससे इक्वल हो, मतलब जब टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू और उससे ज्यादा, दैट मींस, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, खर्चा ना सर। कॉस्ट मींस एक्सपेंस, बोल सकते हैं सर।
कॉस्ट का मतलब एक्सपेंसेस है, मतलब से फॉर एग्जांपल कैस्ट्रॉल बनाने के लिए आपको कुछ तो खर्चा करना पड़ता है, तभी तो आप कैस्ट्रॉल बना सकते हो। मैं आपको यहाँ पर ट्रेडर मान रहा हूँ सर, सॉरी मैन्युफैक्चरर मान रहा हूँ, नॉट ट्रेडर मान रहा हूँ, ठीक है। तो कैस्ट्रॉल का जो कॉस्ट है दैट इज, यहाँ पर बोल रहे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा सर? इससे ज्यादा आपका रेवेन्यू होना चाहिए अगर आपको अपना प्रोडक्शन को बना के रखना है, अगर आपको आपके बिजनेस में प्रोडक्शन को कैरी ऑन करना है, प्रोडक्शन कैरी ऑन करना है, मतलब प्रोडक्शन रोकना नहीं है। कई बार ऐसे होते हैं सर बिजनेस को प्रोडक्शन रोकना पड़ता है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा। तो प्रोडक्शन तभी बिजनेस को रोकना पड़ता है जब उसका टोटल मतलब उल्टा कॉन्सेप्ट आ जाता है। नॉर्मल केस में जब टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इट्स अ गुड कंडीशन, है ना सर। रेवेन्यू से कॉस्ट ज्यादा, ये हर बिजनेसमैन का चाहत है। क्या ये कहना गलत होगा सर? रेवेन्यू मतलब आपका अर्निंग का एरिया, सेल का एरिया, कॉस्ट मतलब आपका खर्चा का एरिया। आप क्या चाहोगे, आपका खर्चा ज्यादा हो कि रेवेन्यू ज्यादा हो? बोलो चिराग। रेवेन्यू ज्यादा। आपका रेवेन्यू ज्यादा हो। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है तो आपका बिजनेस सही जा रहा है। आपका रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है तो आपका बिजनेस सही जा रहा है। जैसे एक, चलो एक सेकंड, मैं स्टॉक मार्केट का ये बेसिकली मेरा फंडामेंटल एनालिसिस का एक फाइनल लेवल का क्लास चलता है। एक सेकंड, एमआरएन का एनुअल रिपोर्ट अगर मिल जाता ना मैं आपको अभी दिखा देता, जस्ट अ सेकंड। दिख नहीं रहा है। अच्छा, इसका भी देख सकते हैं, ये जैगुआर और लैंड रोवर का एनुअल रिपोर्ट है। अच्छा, इसमें भी मे बी मिल जाएगा बट ये मिलना मुश्किल होगा, बहुत बड़ा है इसका। एक सेकंड सर, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, ये इनकम स्टेटमेंट है। जस्ट अ सेकंड। ये अकाउंट्स का डेटा है सर, ये नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ते हैं या फिर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है। आप लोग देख सकते हो सर, यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट देख पा रहे हो आप लोग? हाँ सर, क्या आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है? बताइएगा तो थोड़ा। यस सर। यस सर। देखो तो सर, रेवेन्यू दिख रहा है आप लोगों को? देखो ना, रेवेन्यू दिख रहा हाँ है। सर। देखो सर, यहाँ पर 2018 2000 ये जैगुआर एंड लैंड रोवर कंपनी है जो टाटा मोटर्स इसका एक्विजिशन कर लिया है ना सर। तो टाटा मोटर्स का ही इंटरनेशनल बिजनेस का रिपोर्ट है सर। ये सब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हुआ है। 2018 2019 2020 किस तरह से बिजनेस में रेवेन्यू इंक्रीज किया। और अगर आप यहाँ से रेवेन्यू से अगर आप एक्सपेंस का भी एरिया देखो, ये देखो सर एक्सपेंस, ये रेवेन्यू अमाउंट है, नोट 5 के अंदर ये दिया हुआ है। और यहाँ पर आप अलग अलग कॉस्ट भी देख सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, एक्सेप्शनल आइटम्स, ये सारा सारा का सारा एक्सपेंस एरिया ना यहाँ से लेस किया गया। तो उसके बाद कंपनी को देखो सर 2018 में अगर आप देखते हो तो कंपनी को क्या हुआ सर, 2018 में देखो तो सर प्रॉफिट हुआ। देखो लॉस और प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ना, लॉस और प्रॉफिट। 2018 में कंपनी को प्रॉफिट था, लेकिन 2019 में कंपनी को करीब 3629 का क्या चल रहा है सर, नेगेटिव है सर, लॉस है। 3629 व्हाट, 3629 मिलियन डॉलर का लॉस है। लेकिन सर एक मजा का बात देखो, 2020 में कंपनी ने इस लॉस को कहां लेके आ गया, 422 मिलियन डॉलर का लॉस में लेके आ गया। कहां 3629 का लॉस और कहां पर 422 का 2 मिलियन का लॉस। मतलब ये कंपनी 15-12 अच्छा कर रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट में इंटरनेशनल सेल्स बहुत ज्यादा गिर गया था टाटा मोटर्स का, फिर कंपनी को बहुत मुश्किल में आना पड़ा। अगर ऐसा सिचुएशन ज्यादा देर तक रहे तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है, अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है। आपको समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 2020 में कंपनी अच्छा खासा अपना डेवलपमेंट किया है और उसके बाद से अभी भी कंपनी लॉस में है। अभी भी जागुआर लैंड रोवर का जो कॉन्सेप्ट है, जो टाटा मोटर्स का काफी अच्छा जगह मतलब अच्छा खासा एरिया मतलब दिखता है, टाटा मोटर्स का बहुत बड़ा हिस्सा अमाउंट लैंड रोवर जैगुआर के लिए खर्चा हो जाता है। लेकिन सर जब से ये टाटा मोटर्स का हुआ है ना, टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस में आप चेंजेस देख सकते हो। प्योर बिजनेस है सर, प्योर बिजनेस और प्योर बिजनेस एनालिसिस।
ये सब देखो सर, कॉन्सेप्ट देखो आप लोगों को मैं अभी इकोनॉमिक्स में जो बोल रहा हूँ ना, एग्जैक्टली यही बिहेवियरियल प्रिंसिपल मार्केट को अट्रैक्ट करता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो मैं आपको इकोनॉमिक्स में अभी बेसिक लेवल में, बेसिक लेवल का माइक्रो इकोनॉमिक्स है, फाउंडेशन लेवल का, बट ये एक छोटा सा सेंस भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है कि अगर बिजनेस का कॉस्ट कम होता है बिजनेस से, रेवेन्यू से, तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और उसका असर आपको कैसे समझ में आएगा, आपको उसके लिए आपको बिजनेस का अकाउंट चेक करना पड़ेगा। उसके लिए देखो मैं आपको बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करवाया, और आप देख सकते हो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप बार बार चेंज देख सकते हो। 2018 देखो, 19 देखो, 2020 देखो। सर जिसने भी 2020 में जैसे ही कंपनी ने रिकवरी करना चालू किया, मतलब उसका जो इंटरनेशनल शेयर मार्केट में जो उसका जो बिजनेस एरिया है, मतलब जिस अमाउंट ऑफ सेलिंग वो करता है ऑल ओवर वर्ल्ड, जगुआर लैंड रोवर तो कोई नॉर्मल ब्रांड नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड है। हमारे इंडिया में तो कम ही सेल होता होगा इनका, ठीक है, ज्यादातर सेल इनका यूएसए या फिर यूरोपियन नेशंस में ज्यादा सेल होता है इसका बिजनेस का। आप देखो बस इसका जैसे ये चेंजेस आया, आप जस्ट ये एक साल का डेटा है, दिखाई दे रहा है सर? ये जो मैं डेटा आपको अभी शो कर रहा हूँ ना स्टॉक प्राइस पे, ये देखो सर, ये 1 ईयर का डेटा है सर। देखो 100 रुपीज चल रहा था 1 ईयर बैक एक शेयर का प्राइस। अभी देखो सर एक साल में कहाँ से कहाँ आया टाटा मोटर्स, विद इन 1 ईयर 100 रुपीज का शेयर आ गया सर 350 के आसपास। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो सर? मतलब ये है बिजनेस का, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसका मतलब बेसिक रोल तो छुपा हुआ है इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी सब कैसे जुड़ रहा है आप समझ पा रहे हो सर? एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर आप इसको समझना चाहो तो बहुत जबरदस्त समझ सकते हो, लेकिन अगर ना समझना चाहो तो मतलब किसी का ताकत नहीं है आपको समझा सक, मतलब हाँ हो सकता है कि आप इसको बस रट लो तो रट सकते हो, बट अगर आप इसका यूज समझना चाहते हो, एप्लीकेशन एरिया देखना चाहते हो, तो इसका बहुत जोर का एप्लीकेशन एरिया है कि बिजनेस का रेवेन्यू, उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना जोर का मतलब फैक्ट को, मतलब कॉन्सेप्ट को मार्केट में यूज किया जाता है। और इसके कारण देखो जैसे ही उन्होंने अपना कॉस्ट को कमती कर दिया, रेवेन्यू को बढ़ा दिया, सेल को इंप्रूव कर दिया, ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस सर्वाइवल पोजीशंस पे आ गया। नहीं तो ऐसा हो रहा था कि टाटा मोटर्स डे बाय डे नेगेटिव में जा रहा था, डे बाय डे नेगेटिव में जा रहा था, जो बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक हो रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सिंपल कहते हैं सर कि बिजनेस के लिए टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज अ गुड थिंग। बट अगर टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल है तो ये भी ठीक है, इक्वल भी चलो ठीक है, मतलब इतना भी सरवाइव कर लेगा। लेकिन अगर ये चेंजेस हो जाए ना तो फिर फार्म लॉस में जाता है। और यहाँ पर सवाल है सर, फार्म मैक्सिमम कितना लॉस सहन सकता है? मतलब एक बिजनेस कितना लॉस मैक्सिमम सहन सकता है? मतलब व्हाट विल बी द मैक्सिमम लॉस अमाउंट एक फार्म, एक बिजनेस मतलब ले सकता है अपने सर पे? दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, जो उसका फिक्स्ड कॉस्ट है वही तो उसका मैक्सिमम लॉस का एरिया है। वेरिएबल खर्चा तो वो सह लेगा, लेकिन जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वही तो मैक्सिमम एक फार्म को सहना पड़ेगा। जैसे टाटा मोटर्स का बात चल रहा है तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आप लोगों को पता है सर वेस्ट बंगाल में सिंगूर बोल के एक एरिया है, 2011 में टाटा मोटर्स ने अपना फैक्ट्री लगाने के लिए आया था। हाँ सर, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में, मैं इससे मतलब लॉ वगैरह क्लास में बहुत बार बात करता रहता हूँ, ठीक है। ये देखो सर, ये टाटा का एक फैक्ट्री होने वाला था, इवन इसमें प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट चालू होने को था सर, लेकिन ये बिजनेस बना नहीं, क्योंकि वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल जो भयंकर सिचुएशंस है उसके कारण से किसी भी बिजनेसमैन के लिए यहाँ पर बिजनेस करना बहुत मुश्किल का है। तो टाटा को पहले जगह मिला, फिर उसने फैक्ट्री बनाया, ये देख सकते हो आप, आज भी है, लेकिन अभी पूरा डिस्प्यूटेड लैंड बन चुका है। हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि टाटा भी चला गया, टाटा गुजरात चला गया, बिकॉज ऐसे प्रॉब्लम सिचुएशंस पे कौन रहना चाहेगा। लेकिन पॉइंट इज दैट सर कि ये जो प्रोडक्शन चालू हो गया था बिजनेस का, ये फिक्स कॉस्ट है ना, इतना बड़ा फैक्ट्री डालना, फिर फैक्ट्री में काम चालू करना, ये सब बिजनेस का क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो एक बिजनेस मैक्सिमम कितना लॉस सहन करेगा? अपना फिक्स कॉस्ट का जो एरिया वही सहन करेगा ना। व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट एक बिजनेस लॉस सह सकता है? सहना मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब क्या बोलूं सर इजी लैंग्वेज में, मतलब जो बांग्लाते আমরা বলি সহ্য করতে পারা, ठीक है, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ सर, लैंग्वेज याद नहीं आ रही, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि नहीं वो बोलो सर। बेयर करना, हाँ सर। बेयर करना, सॉरी बेयर हाँ करना। सर। तो फार्म मैक्सिमम लॉस जो कंपनी बेयर कर सकता है मैक्सिमम, दैट इज उसका फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो एज वी नो P into Q इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू।
कितना क्वांटिटी का सेल करेगा और कितना प्राइस रहेगा, वही उसका क्या रहेगा, टोटल रेवेन्यू। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्वांटिटी को इनटू करेंगे तो हमें मिल जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन है। तो आप समझ लीजिएगा कि बिजनेस के लिए बेहतर कंडीशन टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट्स अ गुड कंडीशन फॉर द बिजनेस। गुड कंडीशन फॉर दी बिजनेस, सर्वाइवल में है। लेकिन अगर ये कंडीशन ज्यादा देर तक होता है ना, तो फिर फार्म को लॉस झेलना पड़ता है, फार्म को लॉस का सामना करना पड़ता है। और ये लॉस अगर परसिस्ट हो जाए, ये लॉस अगर एक बार बिजनेस में सालों भर चलता जाए, तो फिर बिजनेस को या तो बिजनेस को लॉस करके सेल करना पड़ेगा, मतलब बंद करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे बिजनेस का कहानी मैं आपको, जैसे टाटा मोटर्स का मैं बात आपको कहा, तो अगर मैं इसके साथ साथ आपको हिंदुस्तान मोटर का भी बात कह सकता हूँ। आप लोग जानते हो हिंदुस्तान मोटर, जो एम्बेसडर गाड़ी है हम लोग का, हाँ फेमस सर। है, फेमस एम्बेसडर का गाड़ी, ये बिजनेस अभी बंद हो गया सर। ये बिजनेस अभी बंद हो गया, बिरला कंपनी का था। इवन माना जाता है कि एशिया का पहला ऑटोमोबाइल, मतलब फोर व्हीलर कंपनी में से एक है। टोयोटा के साथ कंपेयर किया जाता है सर। टोयोटा बहुत पुराना है, माना जाता है कि ये भी बहुत पुराना है, ठीक है, माना जाता है कि ये भी बहुत पुराना कंपनी है। लेकिन 1930s की 40s के आसपास का बिजनेस है, जिस टाइम पे एशिया में फोर व्हीलर बनने का काम चालू हुआ था। तो ये कंपनी अभी बिक चुका है, फ्रेंच एक कंपनी ने इसको खरीद लिया, ठीक है। लेकिन ये कंपनी बंद क्यों हो गया, कोलकाता बेस्ड कंपनी था हिंद मोटर, ठीक है। उस टाइम पे कोलकाता में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज चालू होता था ब्रिटिश पीरियड से टाइम पे। तो ये चल नहीं पाया, क्योंकि इसका वही रेवेन्यू और कॉस्ट का प्रॉब्लम। बिजनेस को प्रोडक्शन क्यों बंद करना पड़ा, बिजनेस को प्रोडक्शन इसलिए बंद करना पड़ा बिकॉज उसका रेवेन्यू कम हो जा रहा था अपने कॉस्ट से। तो जैसा सिचुएशन ऐसे होता है ना कि बिजनेस को अपना रेवेन्यू और कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर बिजनेस को मुश्किल हो जाता है सर। बोलो सर, ये पूरा खेल बिहेवियरल प्रिंसिपल का प्रिंसिपल 1 कुछ खेल समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। चिराग, सोविक तो हाँ बोला, स्नेहाशीष, आयन, सभी को पूछना चाहूंगा। यस सर। चिराग समझ यस में आया सर। तेरे को? हाँ सर। तो तेरा लुब्रिकेंट बिजनेस से मुझे थोड़ा शिफ्ट इसलिए होना पड़ा, मैं सोच रहा था कि लुब्रिकेंट से ही बता दूं, बट फिर मुझे लगा नहीं लुब्रिकेंट से दिक्कत हो रहा था, फिर मैं थोड़ा मोटर व्हीकल में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। साक्षी, आयुष, आप लोग समझे कि नहीं? यस सर। इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द फार्म। देखो सर, प्रिंसिपल 2 अलग, दूसरा एक प्रिंसिपल देखो, इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द फार्म टू इंक्रीज आउटपुट व्हेनेवर मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। जैसे कि मैं आपको मार्जिन का क्या मतलब बताया, मार्जिनल का मतलब होता है बूंद, बूंद मतलब बूंद बूंद से सागर। जैसे ये वाला बात मैंने आप लोगों को प्रोडक्शन पढ़ाने के टाइम पे भी बोला, क्या बोलते हैं, यूटिलिटी के टाइम पे भी मैं बोलता हूँ, क्या क्या मतलब मार्जिनल का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो चालू होता है एमयू पे, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। समझाता हूँ सर, एक बार याद दिला भी देता हूँ आप लोगों को। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्शन, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी, फिर होता है मार्जिनल प्रोडक्शन, फिर होता है मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट, ओके, फिर होता है मार्जिनल रेवेन्यू, ओके। अब देखो स्टार्टिंग क्या होता है, यूटिलिटी से पहले जरूरत क्रिएट होगा, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है सर, जरूरत। जरूरत के ऊपर डिपेंड करके आप क्या करोगे सर, प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। फिर आपका होगा मार्जिनल प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन करने जाओगे तो होगा कॉस्टिंग, फिर कॉस्टिंग करोगे तो फिर बाद में उसको सेल करोगे तो आएगा रेवेन्यू। तो हर चीज में मार्जिनल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन का मतलब कुछ ऐसा, से फॉर एग्जाम्पल अगर आयुष को याद होगा वो पानी वाला ये वाला एग्जाम्पल, सहारा वाला, आयुष, यस। यस हाँ सर। याद है सहारा वाला? हाँ सर। वेरी गुड सर। तो ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा था सर कि हम लोग आयुष को लेके सहारा घूमने गए थे, ठीक है। तो सहारा में आयुष क्या कर रहा था, सहारा सहारा एक डेजर्ट है सर, ठीक है। सहारा डेजर्ट में आयुष पानी बेच रहा था, ठीक है। कितना पानी बेचा रहे आयुष, कितने का पानी बेच रहा था? 1 लाख। हाँ 1 करोड़ का, 1 लाख का। वेस्टर्न सहारा में आयुष को भेजा गया था, और आयुष पानी बेच रहा था वहां पर, जो भी यहाँ पर एडवेंचर करने आ रहा था उनको करोड़ों रुपए में पानी बेच रहा था। भूल गया, लाख क्या रे, जीने के लिए लोग लाख क्या देगा, जीने के लिए लोग करोड़ों दे देगा। तो ठीक है सर, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि आयुष के पास ग्लास ऑफ वाटर था, ठीक है। आयुष के पास ग्लास ऑफ वाटर था जो वो सेल करने के लिए पहुंचा था, जो भी सहारा डेजर्ट पे क्या करने गया था सर, सहारा डेजर्ट पे
एडवेंचर करने गया था, लेकिन उनको प्यास लगा, मरने का कगार में था, तो उसने बचने के लिए पैसा था उनके पास, तो आयुष ने बोला भाई पानी पी लो, ठीक है, ये सब क्या है, ग्लास ऑफ वाटर, ओके। तो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है, ये 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, तो अगर टोटल 4 ग्लास बेचते हो या 4 ग्लास का यूटिलिटी है, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, 4। टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 4। टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये 4 टोटल है, लेकिन इस टोटल तक पहुंचने के लिए आपको एक एक करके ही तो जाना पड़ा सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मार्जिन का मतलब क्या है। मार्जिन का मतलब होता है कि 1 करके जो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, वो 1 की जगह 10 भी हो सकता है, मतलब पर यूनिट में जो चेंजेस होता रहता है, ठीक है। 1 ग्लास पानी आयुष ने बेचा था 1 करोड़ में, सेकेंड ग्लास पानी आयुष ने बेचा था 50 लाख पे, है ना आयुष, सेकेंड ग्लास 50 लाख पे बेचा था, तो हाँ सर। सेकेंड क्लास का 50 लाख क्यों, क्योंकि सेकेंड क्लास के लिए लोग थोड़ा कम पे करेगा, पहला क्लास के लिए थोड़ा ज्यादा पे करेगा। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू डिपेंड करता है आपके बिजनेस में किस तरह से आप एक एक करके मार्जिनल रेवेन्यू को चेंज करते रहते हो, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैं उतने डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूँ, बेसिक्स में जब मैं बात करूंगा फिर से मैं वो किस तरह से वो आयुष का कहानी का क्या कॉन्सेप्ट था मैं फिर से बताऊंगा बेसिक्स में, बाकी जिनको पता है वो जानते हैं कि क्या हुआ था। मैं बस इतना कहना चाहूंगा अभी कि बिजनेस को अगर प्रॉफिटेबल रहना है तो बिजनेस को अपना आउटपुट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ये तो सिंपल है। आउटपुट मतलब सर सेल है ना, या प्रोडक्शन। तो इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू इंक्रीज आउटपुट व्हेन एवर मार्जिनल रेवेन्यू उसका मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हो। सिंपल वही बात, अगर आपका कॉस्ट से रेवेन्यू ज्यादा होगा तो आप अपना बिजनेस को प्रॉफिटेबल रख पाओगे। एंड डिक्रीज आउटपुट, आपको अपना आउटपुट को डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब अपना सेल को डिक्रीज करना पड़ेगा या प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा जब आपका रेवेन्यू, आपका बिजनेस का रेवेन्यू कम हो जाता है कॉस्ट से। सर ऐसा होता है क्या, हाँ सर ऐसा होता है, अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हो तो ऐसा ही होता है। अभी तो आपको दिखाया मैंने कि टाटा मोटर्स का प्रॉब्लम कैसे हुआ लॉस मेकिंग में, हाँ सर रियल लाइफ में बहुत ऐसा है सर। एंड द फार्म शुड कंटिन्यू प्रोडक्शन, एक बिजनेस को तब तक अपना प्रोडक्शन करते रहना चाहिए, ठीक है, जब तक उसका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। अगर रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर कभी भी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कब अगर मार्जिनल रेवेन्यू से नीचे आ जाए ना, अगर मार्जिनल कॉस्ट कब अगर मार्जिनल को नीचे आ जाए, ठीक है, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट है एमआर इक्वल्स टू एमसी है, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू अगर मार्जिनल कॉस्ट से नीचे आ जाए और ये बहुत देर तक अगर रहे तो ये बहुत खतरनाक है। इसलिए एक कार्ब में मैंने आप लोगों को इसमें सिखाया था, मैं वो फिर से एक बार आपको बताऊंगा बाद में कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट द एमआर फ्रॉम बिलो। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करता है, मतलब कॉस्ट को हमेशा रेवेन्यू के नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको मैं बाद में आपको जब ग्राफ में बताऊंगा, ठीक है, फिर से बताऊंगा मैं इसको। लेकिन कॉन्सेप्ट इज दैट कि बिजनेस अगर अपना रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल तक है तो बिजनेस अपना प्रोडक्शन चला सकता है, लेकिन अगर रेवेन्यू बहुत देर तक ऐसा हो रहा है कि रेवेन्यू कॉस्ट से कम पे जा रहा है तो बिजनेस ज्यादा देर तक अपना प्रोडक्शन चला नहीं सकता, ठीक है। इस तब क्या हो जाएगा ना, बिजनेस को बेचना पड़ेगा। सर कुछ एग्जांपल, जैसे एक फेमस बिजनेस का नाम याद आ गया मुझे, किंगफिशर एयरलाइंस, नाम तो सुने होंगे, यस सर। है ना। अपना बिजनेस को बंद क्यों करना पड़ा इनको, कौन है इसका ओनर जो अभी देश के बाहर भाग रहा है, विजय माल्या। विजय माल्या। प्रॉब्लम क्या हो गया था, किंगफिशर एयरलाइंस का प्रॉब्लम ये हो गया था, इनका जिस तरह से इनका टिकट का प्राइस था, जिस हिसाब से इनका टिकट का प्राइस था उससे कहीं ज्यादा आपका उनका रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू उनका जितना होना था उससे कहीं ज्यादा उसका कॉस्ट हो रहा था। इंडिया जैसा कंट्री में बिजनेस कर रहा था, मतलब सिंपल बोले तो आमदनी अट्ठानी हो रहा था और खर्चा रुपया कर रहा था। आमदनी अट्ठानी हो रहा था, अट्ठानी मतलब यू ऑल नो, मतलब अगर 50 पैसा कमा रहा था तो 1 टका बेच रहा, मतलब 1 टका का बेच रहा था 50 पैसा का, मतलब आमदनी हो रहा था 50 पैसे का, लेकिन कहना था कि भाई 1 टका बेचना चाहते हैं, बट पॉइंट इज दैट अर्निंग उतना नहीं था जितना उसका खर्चा हो रहा था, अर्निंग उतना नहीं था जितना उसका खर्चा हो रहा था, जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रहा था लोगों को अट्रैक्ट करने, मतलब बिजनेस डिसीजन मेकिंग में गलत है सर, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में टोटल गलत है। चाहे देखने में कितना ही आप लोगों को दिखे कि भाई हाँ क्या मस्त है, बट ऐसा बात नहीं है, ठीक है, किसी के सूरत पे मत जाना,
ठीक है। ऐसे बहुत लोग हैं जिसका देखने में बेकार है बट बिजनेस को जबरदस्त चलाते हैं। ठीक है। एक तरफ आप विजय माल्या को देख लो, दूसरी तरफ आप नारायण मूर्ति साहब को देख लो। ठीक है। नारायण मूर्ति कौन है सर? इन्फोसिस है। थैंक यू सर। अब इनको देख लो, इन्होंने भी बिजनेस बनाया। इनको देख के कोई बिजनेसमैन बोलेगा ही नहीं। हाँ सर। अगर कभी इनका लुक्स को आप देखते हो, ठीक है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। कहाँ विजय माल्या का लुकिंग्स और कहाँ इनका लुकिंग्स। पर देखो सर इन्फोसिस को कहाँ से कहाँ पहुंचाया और स्टिल ग्रोइंग। सर बिजनेस कभी भी किसी के लुकिंग्स पे, सूरत पे नहीं होता है। ठीक है। मतलब सुटेड बुटेड रहने से ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है। ऐसा बहुत एग्जांपल हो सकता है बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक दो बताया। ठीक है। तो ये बिजनेस का दो प्रिंसिपल था कि बिजनेस का सेकंड प्रिंसिपल फिर से एक बार बताता हूँ, इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू इंक्रीज आउटपुट। जब तक उसका रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है बिजनेस अपना आउटपुट बढ़ाते जाए। अगर रेवेन्यू मार्केट से कम आ रहा है और कॉस्ट बढ़ रहा है बिजनेस का, तो बिजनेस को अपना आउटपुट को कम कर देना चाहिए। ठीक है। वेन एवर मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन मार्जिनल कॉस्ट एंड फर्म शुड कंटिन्यू प्रोडक्शन टिल, तब तक आप अपना प्रोडक्शन चलाते जाओ जब तक रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है। अगर रेवेन्यू नीचे आ जाता है आपको प्रोडक्शन रोक देना चाहिए। आपको प्रोडक्शन रोक देना चाहिए। और मार्जिनल कॉस्ट हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करेगा, वो मैं आपको बाद में ग्राफ दिखा के बताऊंगा। तो बताओ सर, ये दोनों प्रिंसिपल समझ में आ गया? ये दोनों बिहेवियरल प्रिंसिपल है। बिकॉज इकोनॉमिक्स तो सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है ना सर, इकोनॉमिक्स एक बिहेवियर है। इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस। इसको एक्चुअली बिहेवियरल साइंस के साथ भी पढ़ाया जाता है। मतलब ये मार्केट का बिहेवियर है, ये सोसाइटी का बिहेवियर है जिसको हमें समझना पड़ता है। और ये बिजनेसमैन को भी समझना पड़ता है कि कब कितना प्रोडक्शन करे, कब कितना प्रोडक्शन ना करे। आप लोग बिग बाजार का कहानी जानते हो सर? यस आप लोग बिग बाजार का जानते हो ना खबर? बिग बाजार सेल हो चुका है। बिग बाजार रिलायंस के पास सेल हो चुका है, लेकिन थोड़ा अमेजन के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया। बिकॉज बिग बाजार ने पहले बोला था कि वो अमेजन को सेल करेगा, तो अमेजन बाद में बिग बाजार ने अमेजन के साथ कोई बात ना करके उसको रिलायंस को बेच दिया। लेकिन ये अभी कोर्ट में थोड़ा केस चल रहा है, कोविड के कारण थोड़ा केस पेंडिंग है, अभी भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आया। बट ऑलरेडी बिग बाजार किशोर बियानी का है। ठीक है। बिग बाजार का जो ओनर है फ्यूचर रिटेल ग्रुप का, इनका बिजनेस है, अभी भी इनके पास ही है। लेकिन ये रिलायंस के पास बिक चुका है बिकॉज इनका बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। 30,000 करोड़ का मार्केट में लोन हो गया था, जो इन्होंने इनके लिए बेयर करना मुश्किल हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया सर? वही रेवेन्यू और कॉस्ट का प्रॉब्लम ना। वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज विद रेवेन्यू एंड कॉस्ट। सिंपल बात है कि इनका रेवेन्यू, बिग बाजार का रेवेन्यू जो है सर, वो कॉस्ट से कम हो गया था। इसके कारण बिजनेस लॉस को झेलना पड़ रहा था। बिजनेस बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बिजनेस को स्प्रेड कर दिया। बिग बाजार जरूरत से ज्यादा अपने आप को स्प्रेड कर दिया। जितना अर्निंग नहीं हो रहा था उससे कहीं ज्यादा बिजनेस को स्प्रेड कर दिया। मॉल देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन मॉल कंट्रोल करने के लिए जो मैनेजमेंट चाहिए था, जो फाइनेंशियल दिमाग चाहिए था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा फेलियर हुआ है। ऐसे बिजनेस मॉडल बहुत सक्सेसफुल है सर, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो गया। लेकिन सिमिलर एक बिजनेस है, ये भी मॉल चलाते हैं सर, नाम सुने होंगे मेरे पास आप लोग, डी मार्ट। ये भी सिमिलर मॉडल में बिजनेस करता है बट हाईली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। हाईली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। रिसेंट डेट में बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्लास में डीमार्ट के बारे में मैं केस स्टडीज किया था सर। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि रेवेन्यू और कॉस्ट का खेल इतना वाइटल होता है, जो बिग बाजार नहीं कर पाए वो डीमार्ट करके दिखाया सर। डीमार्ट का बिजनेस का शेयर प्राइस देखो। स्नेहाशीष है यहाँ पर क्लास में? स्नेहाशीष, स्नेहाशीष का आवाज नहीं आ रहा। स्नेहाशीष स्टॉक मार्केट में रहता है। ये देखो सर, 2800 का शेयर चल रहा था 1 मंथ बैक। 2800 ऑलमोस्ट। हाँ सर देखो, देख पा रहे सर आप लोग? 2800 से 400 रुपया विद इन 1 मंथ। अभी पूरा 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इस बिजनेस में दम है। लेकिन रिसेंटली अगर आप फ्यूचर ग्रुप को भी देखोगे, वो फ्यूचर ग्रुप तो अभी भी बंद नहीं हुआ। ठीक है। फ्यूचर रिटेल अभी भी बंद नहीं हुआ, लेकिन इनका भी स्टॉक प्राइस पे चेंजेस हुआ है। क्यों जानते हो? बिकॉज बिग बाजार ऑपरेशनल हो गया फिर से प्रॉपर वे में, और क्योंकि रिलायंस इसमें बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं। और रिसेंटली बिग बाजार अपना ऑनलाइन सेक्टर्स भी चालू किया, इसलिए इसके शेयर में भी आपको ग्रोथ दिखेगा। कहाँ 44 का था, अभी 69 का है। ये सारा खेल किस चीज का है? ये सारा खेल वही रेवेन्यू कॉस्ट का ही है। जिसने रेवेन्यू और कॉस्ट को मैनेज कर लिया वो बिजनेस चला लिया सर। बोलो सर, छोटा सा बात है, दो प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2, बट बड़ा ही वाइटल खेल खेल के जाता है।
कुछ समझे कि नहीं समझे? मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर बोलो, एनी डाउट सर? नो सर। ओके सर। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट में बात करेंगे सर। रेवेन्यू बहुत चिल्ला रहे हैं रेवेन्यू बहुत चिल्ला रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू अर्न करने के लिए आपको एक प्राइस डिटरमाइन करना होता है। सबसे खतरनाक काम है, जानते हो? सबसे खतरनाक काम क्यों जानते हो? क्योंकि क्या दाम मेरा प्रोडक्ट या सर्विस का रहेगा, इसको डिटरमाइन करना कोई आसान बात नहीं है। हर एक इंसान को क्या लगता है कि मैं अपना प्रोडक्ट सबसे ज्यादा दाम में बेचूं? ये सर नो, ये लगता है कि नहीं लगता? सब से फॉर एग्जांपल, यस। है ना? ऐसा फीलिंग किसी भी दुकानदार को, कोई भी शॉप ओनर को पूछ लो कि भाई दादा आपको ज्यादा दाम में प्रोडक्ट बेचने में मजा आता है कि कम दाम में? तो ऑब्वियसली वो क्या बोलेगा कि हाई प्राइस में। लेकिन सवाल है कि हाई प्राइस में वो तो बेचना चाहेगा, लेकिन कस्टमर क्या बोलेगा? कस्टमर क्या मांगता है सर? लो प्राइस में। शॉप ओनर बोलेगा हाई प्राइस, कस्टमर बोलेगा लो प्राइस। तो तब कैसे बनेगा सर बात? तो मार्केट इसको एवरेज कर देता है। मार्केट के पास सब कुछ है मार्केट इसको एवरेज कर देता है। ये मार्केट का ताकत है कि इसको एवरेज कर देगा। सर ये हर मार्केट में पॉसिबल नहीं है, बट परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट में पॉसिबल है। एक मार्केट होता है सर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, उस मार्केट में ये पॉसिबल है कि मार्केट इसको एवरेज कर देगा। मतलब ना तो कस्टमर का सुनेगा और ना ही शॉप ओनर का सुनेगा, मार्केट इसको एवरेज कर देगा। कैसे सर? देखो सर, विश्वजीत आवाज आ रहा है तेरा मेरा? विश्वजीत आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया, नेटवर्क इशू है उसका। हेलो, अच्छा ठीक है। पता नहीं आज कनेक्शन कम्युनिकेट नहीं हो रहा है सबसे। चिराग, सर। ओके सर, आवाज है ना क्लियरली? हाँ सर। ओके है सर। ओके सर ठीक है। स्नेहासी से এতক্ষণ কোথায় ছিলি তুই? চেন্নাই ছিলাম তো। আমি এতক্ষণ ধরে কতবার জিজ্ঞেস করলাম ডিমার্টের শেয়ারের ব্যাপারে, কোথায় ছিলি তুই? তোর কোনো আওয়াজই ছিল না। আচ্ছা ঠিক আছে চলো, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो सर, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस का क्या दाम लगाओगे, वो कैसे डिटरमाइन होगा? तो लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ पर डिमांड एक बहुत बड़ा खेल खेलता है। ठीक है, डिमांड का मतलब सर मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड, कि मार्केट में लोग क्या दाम में प्रोडक्ट लेना चाहता है। नॉर्मली कस्टमर हमेशा कम दाम में प्रोडक्ट लेना चाहेगा, दुकानदार हमेशा ज्यादा दाम में बेचना चाहेगा। ये तो दुकानदार का कैरेक्टर है। सप्लायर बोलते हैं इसको इकोनॉमिक्स में। दुकानदार को क्या बोलते हैं सर? इकोनॉमिक्स में दुकानदार को बोला जाता है सप्लायर, है ना? जो लोग सप्लाई पढ़ के आए हो, उनको पता है कि दुकानदार को सप्लायर बोलते हैं। जो लोग नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ेगा, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हुआ है। तो शॉप ओनर इज सप्लायर एंड कस्टमर कौन है सर? जो डिमांड करता है। डिमांड डिपेंड करता है कस्टमर या कंज्यूमर पे, और सप्लाई डिपेंड करता है दुकानदारों से। अब इनके बीच का लड़ाई है। अब इसके लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक उल्टा रिलेशनशिप खेलता है। एंड लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। मतलब सर, मतलब जो मतलब लॉ ऑफ डिमांड, जो लोग डिमांड करते हैं, डिमांड कौन करता है सोविक? डिमांड कौन करता है, जल्दी बोल। कस्टमर करता है। कस्टमर के लिए डिमांड में क्या केस है कि दाम कम रहेगा तो वो ज्यादा ज्यादा डिमांड करेगा। कोई भी चीज का दाम कम हो तो वो ज्यादा डिमांड करेगा। ये सर नो? यस सर। मतलब प्राइस लोअर, हायर डिमांड, है ना सर? हाँ सर। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कस्टमर का आंख बनो अभी, ठीक है? फिर सप्लायर का आंख बन जाना। अभी ये किसका आंख है? ये कस्टमर का आंख है। पता नहीं सर इंसान का आंख बना रहा हूं कि क्या बोलते हैं, किसी का भी हो, आप लोग देख लो। ऐसा होता है ना, आंख आंख ऐसे ही होते हैं। चलो सर, ये कस्टमर के आई से देखो, और इधर एक आई है। ये आई किसका है बोलो तो? ये सप्लायर का आई है।
वाह, ऐसा लग रहा है किसी अभी अभी आया ही लग रहा है सर। ठीक है, तो ये सप्लायर का आंख है और ये कस्टमर का आई है। कस्टमर का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई प्राइस लोअर करो, मैं हाई डिमांड करूंगा। प्राइस लो करो, डिमांड हाई होगा। सप्लाई क्या चाहेगा, प्राइस हाई करो, प्राइस हाई करो, हाई सप्लाई होगा। यस और नो, चाहेगा क्या है नहीं? यस सर। ये ज्यादा दाम में ज्यादा बेचना चाहता है, ज्यादा दाम में ज्यादा बेचना चाहेगा, तो इनका रिलेशनशिप प्राइस के साथ क्वांटिटी का क्या रिलेशनशिप हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। सप्लायर का केस में रिलेशनशिप पॉजिटिव, मतलब प्राइस भी हाई, क्वांटिटी भी हाई, मतलब क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हाई। बट अगर आप कस्टमर का देखो, प्राइस लो, डिमांड हाई, तो रिलेशनशिप कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव बोल सकते हो या फिर इसको इनवर्स बोलो सर। इनवर्स, इनवर्स मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। लोअर के साथ डिमांड का ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये मार्केट में कैरेक्टर है, मार्केट में दोनों ही लोग रहते हैं। मार्केट में हम सोचते हैं बहुत लोग रहते हैं, बट ऐसा नहीं सर, मार्केट में एक्चुअली दो ही लोग रहते हैं। ये सर नो, मार्केट में दो ही लोग रहते हैं ना। हाँ सर। हम लोग बहुत लोग बोलते हैं ना कि जात पात, बोलते हैं कि बहुत जात जात पात लेके हम लोग बहुत बात करते हैं। बट जो सच में जानते हैं कि जात क्या होता है, तो एक्चुअली दो ही जात होता है इंसान का। बोल सकते हो सर दो जात क्या है? इंसान का दो ही जात होता है। दो जात क्या है? मतलब हम लोग कास्ट, रिलीजन बहुत कुछ बोलते हैं। इन सिंपल अगर आपको पूछा जाए कि इंसान का दो ही जात है, क्या जात है बोलो? जैसे मार्केट का दो ही जात है, एक कस्टमर और एक कस्टमर और एक सेलर। दुकानदार। हाँ, कस्टमर और दुकानदार। लेकिन मैं आपको इंसान के बीच में बोला कि दो ही जात होता है, एक लड़का और एक लड़की, और कुछ नहीं होता दुनिया में। हाँ ঠিক सर আছে? ठीक बोला। একটা মেয়ে হয় আর একটা ছেলে হয়, ঠিক আছে? अब कोई बोलेगा सर बीच वाला भी होता है, आई अंडरस्टैंड, बट दैट्स एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट। बट आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, ठीक है? मतलब दो ही जात होता है सर दुनिया में, एक लड़का, ठीक है, एक एक औरत और एक मर्द, ये ही दो कॉन्सेप्ट चलता है। सिमिलरली मार्केट को भी आप ऐसे ही समझ सकते हो, मार्केट का ही दो ही जात, ठीक है, एक बायर और एक सेलर, ठीक है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है इस पूरा मार्केट के जगत में, और कुछ नहीं है। तो एक बोलते हैं कि सर उल्टा इनवर्स रिलेशनशिप में काम करेंगे, दूसरा बोलते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप में काम करेंगे। दाम बढ़ेगा तो मैं ज्यादा दूंगा। तो बिकॉज ऑफ दिस डिमांड, बिकॉज ऑफ दिस डिमांड, ध्यान से सुनिएगा सर, बिकॉज ऑफ दिस डिमांड कर्व स्लोप, डिमांड कर्व का स्लोप कैसे होते हैं? डाउनवर्ड होते हैं, और सप्लाई कर्व का स्लोप ना सर अपवर्ड होते हैं। मैं दिखाता हूं आप लोगों को, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होगा और सप्लाई कर्व अपवर्ड होगा। प्राइस एट विच क्वांटिटी एंड डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड आर इक्वल, जिस पॉइंट में डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम करेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होगा। सर एक डेटा एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस आप लोग समझते हो ना सर? स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो मैम के पास? मैम डेटा एनालिसिस के बारे में बात करते होंगे स्टैटिस्टिक्स में। हाँ सर, मैम बोलते हाँ होंगे आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स कराते वक्त डेटा एनालिसिस के बारे में। हाँ स्टैटिस्टिक्स, सर। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली इज ऑल अबाउट डेटा एनालिसिस, ओके? तो स्टैटिक आजकल आप लोग देखना बहुत टीवी में, यूट्यूब वगैरह में डेटा एनालिसिस का पढ़ाई के बारे में बहुत बात करता है। तो डेटा एनालिसिस या एनालिटिक्स जो भी बोलो, वो बेसिकली इसी इसी को डेटा एनालिसिस बोलते हैं। सपोज मानो कि आप किसी कंपनी में कौन हो सर? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो, ठीक है? कौन हो सर आप? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो आपको कंपनी बोलते हैं कि कंपनी का जो सेल फोरकास्ट है या डिमांड फोरकास्ट है, प्राइस फोरकास्ट है, उसके बारे में कुछ करो, ठीक है? तो आप कंपनी का प्राइस फोरकास्टिंग के ऊपर काम करते हो। सर एक ऐसा प्रोडक्ट का नाम बोल सकते हो जिस जो बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है लेकिन अभी भी मार्केट में बहुत लो प्राइस में बिकता है? पॉपुलर प्रोडक्ट है बट बहुत ही लो प्राइस में सेल होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट का नाम? मतलब थोड़ा ज्यादा दाम होना चाहिए था बट वो दाम नहीं बढ़ाता। हाँ सर पल्ले जी। सही बोला सर मैंने? हाँ सर। कितना दाम में मिलता है पार्ले जी बिस्किट्स? 3 टका। ठीक है, चलेगा ना सर? आज के डेट में, हाँ सर। आज के डेट में 3 रुपीज में पैक, मजाक नहीं है हाँ?
2021 में भी 3% में पार्ले जी बेचता है। हाउ कैन इट पॉसिबल सर? 3 रुपीज में प्रोडक्ट बेचना पॉसिबल है आज के डेट में? एक बिस्किट पैकेट बनाने में लेबर का कॉस्टिंग, प्रोडक्शन का कॉस्टिंग, मजाक तो नहीं है ना सर? ये कैसे दे देता है 3% में? आप लोग मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हाँ सर। 250 ग्राम बिस्किट 20 रुपीज में देता है पार्ले जी, ठीक है? क्या सर आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओके, देखो सर, तो मान के चलते हैं कि पार्ले जी बिस्किट्स के बारे में, तो पार्ले जी का इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं। सबको मेरा आवाज आ रहा है? ऐसा लग रहा है सोवी की अकेला सुन पा रहे हैं। अयन, चिराग, किसी का आवाज नहीं मिल रहा है मुझे। साउंड तो है ना सर आप लोगों के साथ? हाँ सर। अच्छा अच्छा, यस सर। ठीक है सर। देखो सर, पार्ले जी बिस्किट्स का प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं आप। इक्विलिब्रियम प्राइस जब 1 रुपीज, अगर मानो कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कस्टमर क्या चाहेगा? कस्टमर क्या चाहेगा सर? कस्टमर कम दाम में लेना पसंद करेगा, है ना? तो कस्टमर पसंद करेगा लो प्राइस में लेने के लिए। तो जब प्राइस 1 है तो डिमांड ज्यादा होगा, यस और नो? जब प्राइस लोअर होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। तो जब प्राइस 1 रुपीज था तो 50 यूनिट सेल हो रहा था सर। ऑन दैट टाइम सप्लायर खुश नहीं था, सप्लायर 10 यूनिट्स बेचना पसंद कर रहा था। मार्केट में एक्सेस डिमांड है पर सप्लाई नहीं है। मार्केट में एक्सेस डिमांड है पर सप्लाई नहीं है। प्राइस 2 रुपीज किया गया, अभी भी डिमांड 40 यूनिट्स का है, फिर सप्लाई करने के लिए सप्लायर बोल रहा है कि 20 यूनिट बेचूंगा 2 रुपए में, ज्यादा नहीं बेचूंगा, बिकॉज उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, इसलिए ही इज नॉट रेडी टू सेल। सप्लायर इज नॉट रेडी टू सेल बिकॉज उसको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। सर 3 को छोड़ के 4 में आते हैं। जब प्राइस 4% किया जा रहा है पार्ले जी का, तो डिमांड कट हो जा रहा है सर। डिमांड 20 में आ गया, सप्लायर बोल रहा है कि मैं 40 पैकेट्स बेचूंगा। सप्लायर का कैरेक्टर है, वो हमेशा ज्यादा दाम पे ही बेचना पसंद करेगा। 5% दाम किया गया, डिमांड वाले लोग और चिंता में पड़ गया, मैं तो 10 पैकेट ही डिमांड करूंगा। सप्लायर बोल रहे मैं तो 50 यूनिट बेचूंगा। अब देखो सर, पूरा मार्केट में लड़ाई छिड़ गया, जंग छिड़ गया मार्केट में। जब दाम 4% 5% हो रहा है, सप्लाई एक्सेस हो रहा है पर मार्केट में डिमांड नहीं है। जब दाम 1 और 2 रुपीज हो रहा है तो मार्केट में डिमांड एक्सेस है बट सप्लाई नहीं है। फिर मार्केट क्या कर रहा है सर? इसको मार्केट बोल रहा है कि चलो भाई एवरेज बना देते हैं तुम्हें, डिमांड भी 30 यूनिट्स का, सप्लाई भी 30 यूनिट्स का। 3% दाम में मार्केट में डिमांड भी 30, सप्लाई भी 30। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 3, डिमांड भी उसी दाम पे हुआ और सप्लाई भी उसी दाम पे हुआ। डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई इक्वल्स टू प्राइस, और वही अल्टीमेटली आपका मार्केट में प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस हो गया। कुछ समझ में आया सर? डेटा एनालिसिस कुछ समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। अगर सेम कॉन्सेप्ट को अगर आप ग्राफ में चेंज करते हो तो देखो सर, इसको ग्राफ में बदल के डालो। सेम कॉन्सेप्ट को अगर आप ग्राफ में बदल दो, ठीक है? एक तरफ प्राइस, एक तरफ क्वांटिटी, और एक तरफ डिमांड और एक तरफ सप्लाई। चलो सर करते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिनेशन चल रहा है। इस तरफ आप प्राइस को डिटरमाइन करो, इस तरफ आप क्वांटिटी को डिटरमाइन करो, ठीक है? अच्छा सर, इधर प्राइस है तो ये तो 0 है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ग्राफ पेपर बचपन में यूज करते थे, उसी ग्राफ पेपर का ही कॉन्सेप्ट है। दिस साइड इज माइनस साइड, दिस साइड इज प्लस साइड, ओके? और ये पर्टिकुलर पॉइंट को 0 बोलेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 चलेगा ना? और क्वांटिटी का क्या कॉन्सेप्ट था? 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50, ओके? तो पहले क्या करते हैं? दोनों ही करते हैं सर। पहले डिमांड देख लेते हैं, फिर सप्लाई देखते हैं।
मार्केट का डिमांड पहले देख लेते हैं। सर बताओ, जब प्रोडक्ट का प्राइस 5% रहेगा तो मार्केट में डिमांड क्या रहेगा? जब प्रोडक्ट का प्राइस 5% तो मार्केट में डिमांड क्या रहेगा, ज्यादा या कम? कॉम 10 यूनिट मार्केट मांगता है, दाम ज्यादा है। जब 4% होगा 20, मतलब जितना दाम कम होता जाएगा उतना मार्केट में डिमांड बढ़ता जाएगा सर। जितना दाम कम होता जाएगा उतना मार्केट में डिमांड बढ़ता जाएगा, है ना सर? तो अल्टीमेटली ये जो ग्राफ यहाँ पर बनेगा, इस ग्राफ को हम लोग क्या ग्राफ बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड डिमांड ग्राफ। ओके, इसको बोलेंगे डिमांड ग्राफ या डिमांड कार्व। ठीक है, डिमांड ग्राफ बोलो, कार्व बोलो, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिमांड। डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। जिनको डिमांड नहीं हुआ, जिनका भी जब डिमांड का मैं डिटेल्स में बेसिक से बात करूंगा तब डिमांड के बारे में डिटेल्स बोलूंगा, लेकिन इसी तरह से डिमांड ग्राफ बनता है सर। ठीक है, और डिमांड ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है। दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। इसी तरह से ये लेफ्ट से राइट में शिफ्टिंग करेगा। ये नॉर्मल डिमांड कर्व है सर। एक काम करते हैं, ये वाइट एरिया को मैं रब कर देता हूं। सेम कॉन्सेप्ट में मैं सप्लाई भी ड्रॉ कर लेता हूं। अब सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है सर? कौन बोलेगा? बोलो तो सर, सप्लाई का क्या है? जब प्राइस हाई रहेगा, सप्लाई बढ़े, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। तो जब 5% प्राइस है तो सप्लायर क्या बोलेगा? मैं 50 यूनिट सेल करूंगा, बिकॉज सप्लायर इज ऑलवेज हैप्पी विथ हाई प्राइस। तो 5% में वो 50 यूनिट सेल करने के लिए रेडी है। जब 4% प्राइस है तो वो 40 यूनिट सेल करने के लिए राजी है। जब 3%, तब वो 30 यूनिट सेल करने के लिए राजी है। जब 2%, तो वो कम कर दिया अपना, जितना कम हो रहा है वो अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है ना सर? चलो सर, अब सप्लाई ग्राफ हर एक पॉइंट को कनेक्ट करो और सप्लाई ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब मैं ब्लू एरिया को हटा देता हूं, उसको मैं बस ड्रॉ करने के लिए बनाया था। रख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा देखने में क्लियर कट रहेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताया कि आप बनाने के टाइम पे कैसे बना सकते हो, मतलब ये कैसे बनता है, डेटा पॉइंट को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, डेटा पॉइंट को इसी तरह से यूज किया जाता है सर। इसी को बोलते हैं डेटा एनालिसिस। सॉफ्टवेयर में डाल के करोगे ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह में, तो और मजा आ जाता है, जिसमें आप पाई चार्ट बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो सर। इसी सब चीजों के लिए मार्केट में इतना डिमांड है। कंपनी अपना फोरकास्टिंग करने के लिए डेटा एनालिटिक्स को बहुत मायने देते हैं। रिसेंटली एक ये निकला है, जॉब का पोस्ट निकला है गूगल में, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए, जिनको वो मानते हैं कि उनको डेटा एनालिसिस भी आना चाहिए। ठीक है, डेटा एनालिसिस भी साथ में मांग रहा है कि जिनका डेटा एनालिसिस पावर हो, सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज हो थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी चार्टर्ड हो, चार्टर्ड इंटर भी मांग रहे हैं, मतलब सीए इंटर, सीए में इंटर भी चलेगा। ये कल का ही पोस्टिंग है सर, कल ही मार्केट गूगल का जॉब आया है मार्केट में। तो ठीक है, ये सब तो मैं आपको बताता जाऊंगा, वो सब क्या प्रॉब्लम है, आप पढ़ते रहो अच्छे से। तो अल्टीमेटली किस पर्टिकुलर एरिया में दोनों पॉइंट मैच हो गया सर? व्हेन प्राइस इज 3, जब प्राइस 3%, तो मार्केट ग्रीन सिग्नल दे रहा है। जब प्राइस 3 रुपीज, तो मार्केट उस पर्टिकुलर पॉइंट में ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि भाई मैं तो इक्विलिब्रियम बन गया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अल्टीमेटली मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस कितना हो गया सर? हेलो, कितना हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस? बोलो सर, कितना हुआ? 3 ना? हाँ सर। ओके सर, तो इस तरह से मार्केट क्या करता है, प्राइस को इक्विलिब्रियम कर देता है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। इसको आप ओपन या इसको बेसिकली क्या बोलते हैं जानते हो? इसको बोलते हैं सर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्या बोलते हैं इसको? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये उसी मार्केट के बारे में बात हुआ जहां मार्केट फ्री है, मतलब कौन बायर होगा कौन सेलर होगा इसमें कोई नियंत्रण नहीं है, नो कंट्रोलिंग मार्केट है।
ठीक है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, मतलब जिसका दम है वो मार्केट में बेचने के लिए आया, जिसका दम है वो मार्केट में खरीदने के लिए आया। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसे कॉन्सेप्ट बनता है सर, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इस तरह का कॉन्सेप्ट बनता है और प्राइस को इस तरह से हम लोग डिटरमाइन भी कर सकते हैं। आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई समझ में आया किस तरह से ड्रॉ हुआ? सप्लाई का, दिस इज सप्लाई का, ये जो व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन सप्लाई है सर, दिस इज सप्लाई, और ये जो रेड लाइन है ये है आपका डिमांड लाइन। जिस पर्टिकुलर पॉइंट में डिमांड और सप्लाई मैच करेगा उसी पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे, जहां पर मार्केट ऑटोमेटिकली दोनों का लड़ाई को थमा देता है। दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रहा था, ये बोल रहा था ज्यादा दाम में बेचेंगे, वो बोल रहा था कम दाम में खरीदेंगे, मार्केट बोलता है तो हम तो वही दाम तुम्हें देंगे जो दाम मुझे पसंद है। तो मार्केट ने उसको एवरेज करके एक दाम बता दिया जिसमें इक्विलिब्रियम हुआ, और इसीलिए पार्ले-जी 3 टका में मार्केट में आ गया। और कंपनी को भी सुविधा है, मतलब देखो पार्ले-जी क्यों 3 रुपीज विचार किया, वो देखा कि 3 टका में उसका मार्जिन भी ठीक है, कॉस्टिंग भी ठीक है और रेवेन्यू भी ठीक है, कॉस्टिंग एंड रेवेन्यू दोनों उन्होंने मैनेज कर पाया, तभी इतना दिन हो गया, इतना दिन हो गया 3 टका में दे पा रहा है, इसका मतलब वो जरूर कॉस्टिंग रेवेन्यू को मैनेज कर पा रहा है। उसका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग और रेवेन्यू के बीच में जो लड़ाई है उसमें जरूर वो रेवेन्यू में थोड़ा बहुत हायर है, नहीं तो मार्केट में कभी नहीं जी सकता। मार्केट में सरवाइव करने के लिए ये ताकत होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका रेवेन्यू ज्यादा नहीं होगा, आपको मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अगर रेवेन्यू कॉस्ट ज्यादा नहीं हो तो बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा? तो पार्ले-जी ऑब्वियसली सर्वाइव कर पा रहे तभी क्योंकि उसका रेवेन्यू ज्यादा है 3 टका में भी। बोलो सर, क्लियर है क्या नहीं? हाँ सर क्लियर। आयन বোঝা গেছে ব্যাপারটা? हाँ सर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चिराग बोलो सर, आज सबका साउंड साउंड नहीं है मेरे पास। ओके सर हाँ बोलो सर। यस सर। आपने पहले वाला जो बताया, इससे पहले जो अपने ग्राफ में मिडल में ग्रीन से प्लॉट किए, हाँ इसके अंदर जैसे अपने 3 प्राइस माने, तो अगर कोई भी प्राइस जैसे डाउन जाता है तो ये भी शिफ्ट होगा ना? देख, ये तो इसमें 3 हम लोगों ने इसमें माना बिकॉज ये 1 से 5 तक के बीच में एवरेज किया गया, ठीक है, जहां पर मार्केट में डिमांड और सप्लाई अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढ लिया। अब मार्केट में प्राइस चेंजेस हो सकता है ना सर बात समझ, ये भी हो सकता है कि 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, जैसे मार्केट में नहीं होता। जैसे एक सिंपल बताते हैं, हर साल देखना एक सब्जी मार्केट में एक सब्जी होता है, हर साल उसका दाम बढ़ता है, क्या क्या है सब्जी का नाम बता? प्याज। थैंक यू सर, ठीक है। ऑनियन। एवरी ईयर ऑनियन का प्राइस में मार्केट में एक ऑनियन और दूसरा एक है सर टमाटर, है ना? ऐसे इंडिया में टमाटर में उतना नहीं होता, हाँ, सर। पाकिस्तान वगैरह में बहुत होता है, इंडिया में थोड़ा बहुत कम चलता है, बट इंडिया में ऑनियन में लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। लास्ट ईयर भी ऑनियन का प्राइस 150 रुपीज चला गया था, याद है किसी को? इवन मैं कोलकाता में जिस एरिया में रहता हूँ वहां पर भी ऑनियन 150 140 रुपीज में बेच रहा था सर। अब प्रॉब्लम क्या है कि इवन मैं आपको बताता हूँ, ईरान से ऑनियन आया था ठीक है, ईरान से ऑनियन आया था, और वो ऑनियन इतना अच्छा खा मतलब उतना टेस्टी नहीं था सर। जैसे अभी मार्केट में आप देख सकते हो कि कितना करके चल रहा है, ये 1 kg 40 रुपीज चल रहा है, 2 kg 80 चल रहा है, और 5 kg 160 चल रहा है। वो तो मार्केट का कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा लेने से वो आपको थोड़ा सस्ता कर देगा। देखो ना सर, 1 kg 40 मतलब 5 kg 200 होना चाहिए ना, 1 kg का 40 रुपीज मतलब 5 kg का कितना होना चाहिए? 200 होना 200। चाहिए। हाँ, तो ज्यादा हाँ। अमाउंट में उसको डिस्काउंट मिल जाता है, ज्यादा अमाउंट में वो डिस्काउंट कर सकता है इसलिए बिकॉज वो ज्यादा अमाउंट ऑफ मतलब उसमें वो मार्जिन कम करता है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा सेल होता है, तो उसमें भी प्रॉफिट है कंपनी को। लेकिन यहाँ पर जो चिराग मुझे पूछ रहा था कि सर जब ऑनियन का प्राइस बढ़ता है तो मार्केट अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज करेगा ना। से फॉर एग्जांपल अभी ऑनियन का प्राइस 40 रुपीज किलो है, ऐसे लोकल मार्केट में थोड़ा कम रहता है, करेंटली 40 रुपीज। जब मार्केट में डिमांड सप्लाई के कारण ऑनियन का प्राइस स्काई रॉकेटिंग होके 80 चला जाता है, तो 80 क्यों होता है? आज 40 इक्विलिब्रियम है,
हम लोग जिस प्राइस में मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ही खरीदते हैं सर। इक्विलिब्रियम प्राइस आज 40 है, लेकिन जिस टाइम मार्केट में हाई प्राइस चलेगा, ये हाई प्राइस इसलिए हाई प्राइस है, इसलिए नहीं कि सप्लायर ने जानबूझ के दाम बढ़ाया, इसलिए क्योंकि मार्केट में प्रोडक्शन नहीं है। बहुत सारा फैक्टर काम करता होगा ना। तो इन प्रोडक्शन लोअर, मतलब सप्लायर चाह के भी सप्लाई दे नहीं पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जितना अवेलेबल है उसका ही प्राइस बढ़ जाएगा ना। डिमांड लोअर, डिमांड हायर साइड में है, डिमांड हायर साइड में है पर सप्लाई लोअर साइड में है। डिमांड हायर पर सप्लाई लोअर, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा सर? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? बढ़ जाएगा ना सर। तो इसलिए इक्विलिब्रियम प्राइस भी शिफ्ट हो जाएगा। चिराग बोल, समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर अब समझ आ गया हो ग्रीन वाला। समझ आ गया ना? मैं समझ हाँ। गया, इसीलिए मैं समझ गया कि क्या तेरा सवाल था। ठीक है, मतलब तू 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 सोच रहा है कि सर जरूरी तो नहीं कि हमेशा फिक्स रहेगा, फिक्स कभी नहीं रह सकता। मार्केट अपने आप को सिचुएशन वाइज चेंज करता रहेगा ना, इसीलिए तो डेली मार्केट का भाव भी चेंज होता है। जैसे रिसेंट ट्रेंड में एक प्रोडक्ट का दाम बता सकते हो जिसका प्राइस को लेके बहुत ज्यादा हलचल चला है रिसेंट ट्रेंड में, ये कोरोना काल में? एक सब्जी का नाम किसको पता है? कोरोना काल में एक सब्जी का बहुत ज्यादा मार्केट में प्राइस में चेंजेस हुआ है। ये वाला सर, लेमन, नींबू। नींबू सर, नॉर्मल नींबू जो हम लोग नॉर्मल खाने के साथ लेना पसंद करते हैं। सर कोलकाता मार्केट में, मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ या फिर ओवरऑल बात कर रहा हूँ आपको, वेस्ट बंगाल में, इवन स्पेशली इन कोलकाता, एक एक नींबू 7 रुपीज 8 रुपीज में बिक रहा था सर, जस्ट 15-20 डेज बैक, जब कोविड बहुत हाई लेवल में चल रहा था, ऑक्सीजन नहीं था, बेड नहीं था, ऐसे हालत में। क्यों? नींबू में विटामिन सी होते हैं, ठीक है, और विटामिन सी हमारे बॉडी में स्टोरेज नहीं किया जा सकता, इसको डेली कंज्यूम करना पड़ता है। सीरियसली सर, ये मेडिकल कॉन्सेप्ट से बताया जाता है कि विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता, इसको डेली कंज्यूम करना पड़ेगा। इसके चलते नींबू का प्राइस मार्केट में हाई डिमांड हो गया। हाई डिमांड मतलब नॉर्मल लोग जो नींबू कभी नहीं लेता था इतना ज्यादा, वो भी ज्यादा नींबू खरीदना चालू कर दिया। अभी ठीक है, अभी देखो अभी काफी ठीक हो गया। 3 पीस 8 रुपीज बिग बास्केट बता रहा है, मतलब मार्केट में भी आप सोच सकते हो क्या दाम हो सकता है। ठीक है, एक ये वाला और एक है मौसम्बी। मौसम्बी का तो सर क्या बताऊं, इतना ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, मतलब ऐसा लग रहा था कि सोना खरीद के ला रहे हैं। हाँ सर, ठीक बोले चिन। मौसम्बी का इतना दाम जैसे सोना खरीद के ला रहे हैं। एक पीस मौसम्बी 30 रुपीज 40 रुपीज में बिक रहा था मार्केट में, कहीं कहीं। मैं फिर भी थोड़ा जान पहचान था, सब्जी वाला रेगुलर लेता हूँ, 25 कभी कभी 20 करके भी दे देता था एक पीस। मतलब 4 पीस मौसम्बी लाओ, 45 নিয়েছে স্যার। 45 तेरे से लिया है हाँ सर। एक पीस का। हाँ सर। सोचो, 4 पीस मौसम्बी लेके घर आते थे सर, 100 रुपीज 150 रुपीज 4 पीस मौसम्बी का। फिर एक दिन, मतलब मैं रोज जाके पूछता हूँ कि अब तो आप, ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को आदत हो गया है, मतलब दुकानदार लोगों को आदत हो गया। मैं उनको बोलता था कि मार्केट में सप्लाई है, फिर भी आप लोग जानबूझ के दाम बढ़ा के जा रहे हो। फिर वो लोग हंसता है मेरे से, मतलब आप क्या मेरे से ज्यादा जानते हो? बोली ज्यादा का बात नहीं है, अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा, इतना दिन हो गया, अब तो मार्केट कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। लेकिन फिर अभी थोड़ा कम हुआ है, अभी 20 रुपीज इस तरह का चल रहा है, अभी भी हाई रेट में ही है। मौसम्बी बोलने से ही ज्यादा दाम ही अभी भी दे देगा, क्योंकि अभी भी जो लोग कभी मौसम्बी नहीं लेता था, ठीक है, वो लोग भी आके एक एक एट ए टाइम में 10 पीस 15 पीस मौसम्बी 20 पीस मौसम्बी उठा के लेके जा रहा है, मैं देखता था। এখন 35 টাকা দামটা কমেছে একটু। हाँ देखो, चलो अभी सब मार्केट का न्यूज आ रहा है सर। पूरा मार्केट का न्यूज आ रहा है, समझा चिराग? हाँ सर। यही ये कॉन्सेप्ट होता है मार्केट। तो मार्केट इतना फ्लेक्सिबल है ना, बोलते हैं एक कहावत है, बोलते हैं मार्केट सब जानता है, जो इंसान नहीं समझ पाता वो मार्केट समझ पाता है। बिकॉज मार्केट एक जनरल सेंस में बना हुआ है, और मार्केट अपने आप को अप्रिशिएट भी करता है, मतलब समय के साथ साथ अपने आप को बढ़ाता भी है, कमाता भी है, रेक्टिफाई भी खुद ही होता है। सर मार्केट चलाने वाले कौन है? आपको बोला ना, मार्केट का 2 ही जात है। मार्केट के अंदर रहने वाले 2 जात होता है, एक बायर और एक सेलर। जैसे इंसान का 2 जात है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, सिमिलरली
ओके ओके सर। लेकिन सर ये जो मार्केट मतलब करेंटली हम लोगों ने इक्विलिब्रियम सीखा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग था। इवन इवन इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है मैगी, जानते हो? नेस्ले जो इतना बड़ा कंपनी है, गुड फूड गुड लाइफ, रिसेंटली मैगी के ऊपर फिर से एक सवाल उठा, आप लोगों ने खबर देखा? हाँ सर, रिसेंटली नेस्ले के बारे में फिर से एक मार्केट न्यूज आया कि नेस्ले का मैक्सिमम फूड प्रोडक्ट जो भी पैकेज प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड जो फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर हिसाब से, फूड इंडस्ट्री के हिसाब से जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए वो नेस्ले मीट नहीं करता। ये फिर से एक सर्वे चल रहा है मार्केट में। लेकिन फिर भी नेस्ले कंज्यूमर गुड्स में है, और कंज्यूमर गुड्स में लॉकडाउन में अगर किसी ने बिजनेस किया तो कंज्यूमर गुड्स ही किया ना सर, पैकेजिंग गुड्स। आप देख सकते हो सर, आज देखो ये आज का डेटा है, 17,600 एक शेयर का दाम है नेस्ले इंडिया का। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? सर आप हर चीज में शेयर में क्यों आ जाते हो? सर शेयर इसलिए दिखाता हूँ आप लोगों को, सर मार्केट का मिरर है ना, मार्केट का मिरर है सर शेयर मार्केट। चाहे आप शेयर मार्केट पढ़ो ना पढ़ो, बट आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। जो कुछ भी आप इकोनॉमिक्स में सीखते हो, जो कुछ भी आप फाइनेंशियल में सीखते हो, जो कुछ भी आप अकाउंटेंसी में सीखते हो, उसका असर मार्केट में आता है। और आपको ये तो कंपनी मार्केट में, ये कंपनी का शेयर मार्केट है, लेकिन इसका प्रोडक्ट मार्केट के ऊपर डिपेंड करके इसका शेयर मार्केट आता है। तो पहले इसका प्रोडक्ट मार्केट, फिर इसका शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में हम लोग ना देख पाते हैं कि क्या चल रहा है। ये आप देख सकते हो कि एक साल में नेस्ले के बिजनेस में कैसे अप डाउन चला है। और अगर आपको मैक्सिमम दिखाऊं, अगर किसी ने भी आज से ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बैक एक शेयर 2000 में खरीदा था सर, एक शेयर अगर ऑलमोस्ट 2000 में खरीदा था, तो आज कितना चल रहा है सर? 10 ईयर्स बैक 2000, आज चल रहा है सर ऑलमोस्ट 18,000। दिखाई दिया आप लोगों को? मतलब इसका बिजनेस तो जबरदस्त हुआ है सर, जबरदस्त बिजनेस, सबको पता है ये नेस्ले का मार्केट। ऐसे स्विस कंपनी है, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, लेकिन जहां भी बिजनेस करता है इंडिया में बहुत पहले से है, आज नहीं, बहुत पहले से 1959 से इंडिया में बिजनेस कर रहा है, बहुत पुराना कंपनी है इंडिया का, मतलब इंडिया में बहुत पहले से बिजनेस कर रहा है। तो लेकिन नेस्ले इंडिया के नाम से बिजनेस करता है, ऐसे स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि किस तरह से बिजनेस में असर पड़ता है बिजनेस का, ठीक है। तो इसका जो मैगी पैकेट है, ये भी यही मैगी तो इन्हीं का है ना, नेस्ले का ही तो है। तो नेस्ले मैगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कितना ध्यान रखता है, नेस्ले मैगी अपने एक पैकेट का प्रोडक्ट का प्राइस, नेस्ले मैगी का प्राइस डिटर्मिनेशन, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 5 देखो सर, रुपया। हाँ 5 टका का पैकेट, 6 रुपीज का पैकेट, 12 रुपीज का पैकेट, है ना। तो अभी भी मार्केट में इतना प्रॉब्लम के बाद भी नेस्ले का जो नूडल्स है, मतलब ऐसा हो गया कि लोग नूडल्स नहीं समझता। लोगों को पूछो नूडल्स खाएगा, तो बोलेगा नहीं मैगी खाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नूडल्स और मैगी सब्स्टिट्यूट हो गया है ना, जैसे कॉलगेट हाँ और सर। टूथपेस्ट। कॉलगेट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं सर, इतना ब्रांड वैल्यू बनाया, जैसे एक मैगी और नूडल्स, मतलब मैगी का दूसरा नाम नूडल्स है, मतलब सॉरी, नूडल्स का दूसरा नाम मैगी हो गया, लेकिन ऐसे तो नहीं है। नूडल्स इक्वल्स टू मैगी बन गया है। कॉलगेट मतलब एक्चुअली टूथपेस्ट है ना सर, टूथपेस्ट का दूसरा नाम कॉलगेट है, सही बोल रहे हैं सर? हाँ सर। एक टाइम था साबुन का दूसरा नाम लक्स हुआ करता था, अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी एक टाइम था कि साबुन का मतलब होता था लक्स, अभी नहीं हुआ सर। वो लक्स साबुन भी बहुत बिका था, लेकिन ठीक है इसको उतना भी नहीं बोल सकते। बट ये कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा हुआ है सर मार्केट में जो इतना ज्यादा वैल्यू क्रिएट किया, और इसमें इनका प्राइस डिटर्मिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा है कि सही चीज है, मतलब थोड़ा सा टेस्टी प्रोडक्ट या लोगों के सामने चकाचौंध लगाना, ठीक है, ये मार्केटिंग है। ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना एक कला है सर, प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना एक बिजनेस का आर्ट है। ये जो कर पाए वही जानता है सर कि कैसे एक बिजनेस का ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। प्योर इकोनॉमिक्स, प्योर इकोनॉमिक्स, एकदम प्योर इकोनॉमिक्स है सर। प्योर इकोनॉमिक्स, प्योर फाइनेंस, सभी का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली अगर कोई यूज कर पाएगा तो ऑब्वियसली बना पाएगा। ओके सर, डेटा एनालिसिस भी किया, प्राइस डिटर्मिनेशन भी किया। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है सर, हम लोग अभी डिमांड और सप्लाई के बेसिस में ही तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में मार्केट में ये जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है, जो मुझे चिराग पूछ रहा था कि सर इक्विलिब्रियम शिफ्ट कैसे करेगा।
हाँ चिराग पूछ रहा था ना मुझे। हाँ सर। देख सर, तेरा सवाल समझ में आ गया सबको, मतलब बेसिकली सुन लिया, इकोनॉमिक्स सुन लिया, तो जवाब देने के लिए रेडी है। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, EQ मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, EP मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस, ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। जैसे कि हम लोग ऑनियन में भी देखा चेंज इन डिमांड चेंज इन सप्लाई, हम लोग मौसम्बी में देखा चेंज इन डिमांड चेंज इन सप्लाई। अब उसी को थोड़ा किताबी भाषा में देख लेते हैं सर। ग्राफ देख के घबराने का नहीं है सर, ग्राफ देख के घबराने का नहीं है, बिकॉज ग्राफ कुछ नहीं है, ग्राफ इज जस्ट इक्विवेलेंट टू डेटा एनालिसिस। ओके, ये जस्ट डेटा को एनालाइज करके उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसको देख के जो समझता है वो समझेगा। जैसे ये स्टॉक मार्केट का मैं बार बार आपको क्या दिखा रहा हूँ, स्टॉक मार्केट का मैं आपको आपके सामने बार बार किसी भी स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्या है, ये तो डेटा को एनालाइज करके चार्ट में पुट किया गया है, अप डाउन इस पे। ये तो सिर्फ, ये तो फिर भी आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं सर लाइन चार्ट। ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ सर, कैंडल स्टिक समझाना पड़ता है, एक एक कैंडल का एक एक मतलब होता है, और उस कैंडल के बेसिस में लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करता है। डेटा एनालिसिस स्टॉक मार्केट में ये सभी क्या है, स्टैटिस्टिक्स को डेटा में पुट किया गया और उस डेटा के बेसिस में चार्ट बनता है, ग्राफ बनता है। ठीक है, देखना चाहोगे कैंडल स्टिक्स? चलो दिखाते हैं आपको। ये एक अच्छा कंपनी आया है, यहाँ से बहुत अच्छा में दिखता है। चलो देखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अब रिलायंस का शेयर को आपको मैं ट्रैक कराता हूँ। ये देखो सर किस तरह से रिलायंस का सारा डेटा यहाँ पर आ गया, लेकिन इस पे यहाँ का ये नहीं मिलेगा मुझे। जस्ट अ सेकेंड, बेस्ट होगा अगर आपको मैं मनी कंट्रोल में दिखा दूँ। रिलायंस कैंडलस्टिक्स चार्ट इन्वेस्टिंग में देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। कहाँ गया? ये देखो सर, ये क्या है, निकल गया, ये निकला, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। अगर मैं इसको चेंज करूंगा, इसको मैं कैंडल में बदल रहा हूँ सर। हाँ, क्या निकल गया सर? देखो कैंडल हो गया ना सर। जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हैं ना, जिनको मैं स्टॉक मार्केट क्लास कराता हूँ, उनको ये, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स को पुट किया गया, यहाँ पर अलग अलग टाइप का कैंडल बना और इस कैंडल को एनालाइज करना होता है। फिर इसके हिसाब से आप मार्केट को भी समझ सकते हो। यहाँ पर कम से कम 20-25 तरह का कैंडल बनता है और उसके हिसाब से मार्केट का अप डाउन को अंडरस्टैंड करने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, अगर कोई समझना चाहे, सीखना चाहे, बहुत मजेदार है। लेकिन ये इकोनॉमिक्स का डेटा भी ऐसा ही काम करता है। एक्चुअली ये सब क्या है, इकोनॉमिक्स का डेटा ही है। ठीक है, जिसके ऊपर बेस करके हम लोग, देखो ना वो ग्राफ और ये ग्राफ में क्या फर्क है, देख के डरने का बात नहीं है, लाइफ में इतना यूज है इसका। अगर आप इकोनॉमिक्स का ग्राफ समझ जाते हो तो फिर ये सब ग्राफ में क्या है, कुछ नहीं है। जो इकोनॉमिक्स समझेगा वो कोई भी ग्राफ बाद में जब टाइम आएगा ना, तो बहुत इजीली एनालाइज कर सकता है। तो ग्राफ देख के हमेशा खुश होना ग्राफ देख के हमेशा खुश होना, ताकि जैसे लोग बूढ़े, मतलब लोगों का उम्र होता है, फिर बोलते हैं नहीं मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है। ठीक है, तब स्टॉक मार्केट में तो उसको ग्राफ ही सीखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में चार्ट ग्राफ यही तो सीखना होता है। तो बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। देखो ना सर, बार कैंडल, हॉलो कैंडल, हेलेंस की लाइन, एरिया, ये सब सीखना पड़ता है सर। ठीक है सर, स्टॉक मार्केट छोड़ो इक्विलिब्रियम पे बात कर ले। तो पहले बात कर लेते हैं सर, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ एंड क्वांटिटी में चेंज, आइदर इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई, या तो डिमांड चेंज के कारण या तो फिर सप्लाई चेंज के कारण, और चेंजेस इन बोथ सप्लाई एंड डिमांड, दोनों के चेंजेस के कारण। दिस बिकम्स क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। देखो पहले चेंजेस इन डिमांड करते हैं, डिमांड को चेंज करेंगे, सप्लाई को फिक्स रखेंगे। ठीक है, सप्लाई को कांस्टेंट करके डिमांड को शिफ्ट करेंगे। चेंजेस इन डिमांड इंक्लूड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड को इंक्रीज भी कर देंगे, डिमांड को डिक्रीज भी कर देंगे। इट मे बी ड्यू टू चेंज इन प्राइस रिलेटेड ऑफ गुड्स, मतलब हो सकता है कि दाम का, प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस हो गया है, या फिर लोगों के इनकम पे चेंजेस हो गया है। डिमांड कब बदलता है? हाँ सर, किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड कब कब चेंज हो सकता है? प्लीज टेल मी। प्रोडक्ट का दाम बदल जाए, आपका इनकम बदल जाए, या फिर आपका स्वाद बदल जाए। ओ सर बोलो ना, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड कब कब चेंज हो सकता है? या तो प्रोडक्ट का दाम बदल जाए, ठीक है, दाम बदलेगा तो फिर डिमांड बदल सकता है, आपका इनकम बदलेगा भी
तो भी डिमांड बदल जाएगा ना। आप पहले, आप लोगों को याद है वो, आप पहले 1000 का जीन्स पहनते थे, अभी आपका इनकम बढ़ा तो आप अभी 5000 का जीन्स पहनते हो, तो आपका इनकम बदलेगा भी तो भी डिमांड बदल सकता है, या फिर कम भी हो सकता है। जो चीज़ आपको पहले 1000 का लगता था वो अभी आपको इन्फीरियर लगता है ना सर। अब पहले आप मार्केट में 5 टका का ब्रेड खरीदते थे, अभी आप ब्रांडेड ब्रेड खरीदते हो, ठीक है। 5 टका का ब्रेड भी ब्रेड है, बट ब्रांडेड ब्रेड भी ब्रेड है। बट जैसे आपका इनकम बदल गया, 5 टका वाला ब्रेड आपके लिए इन्फीरियर या लो क्वालिटी दिखने लगा, तो ऑटोमेटिकली आपका डिमांड चेंज हो गया। और आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अभी आपको ब्रेड पसंद नहीं है, आप ब्रेड खरीदना पसंद नहीं करते हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया, ब्रेड की जगह कुछ और चीज में शिफ्ट हो गए आप, या फिर थोड़ा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में शिफ्ट हो गए, ओट्स खाते हो आजकल, ब्रेड नहीं खाते। तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, कुछ भी हो सकता है। तो इंक्रीज इन डिमांड का कई रीजन है। इफ सप्लाई कब रिमेन द सेम, अब मान के चलते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट का सप्लाई वहीं का वहीं है, एंड डिमांड कब शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्टिंग, मतलब सर ये देखो सर, आप लोगों को D1 दिख रहा है सर, थोड़ा बताना मुझे, D1 दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ये D1 क्या है? अभी मैंने आपको डिमांड कर्व ड्रॉ करके दिखा रहा था कुछ मिनट पहले। डिमांड कर्व कैसे होता है? डाउनवर्ड होते हैं। ये देखो, ये रहा डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला, डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला डिमांड कर्व है, और अपवर्ड स्लोपिंग वाला सप्लाई कर्व है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, पहचान सकते हो आराम से। अपवर्ड स्लोपिंग एस मतलब सप्लाई, और जो डी है ये सब क्या है? डिमांड। तो आप देखो जो मेन डिमांड था वो डी था, डी जो है ना वो मेन डिमांड था। ओके, जो मेन जो डी है यहाँ पर, जो डी दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है? ये आपका मेन डिमांड था। जब ये राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, मतलब राइटवर्ड मतलब आप इसका आप अपने हाथ का राइट हैंड साइड देखो, D1 राइटवर्ड शिफ्टिंग हुआ कि नहीं? मेरे यहाँ पर थोड़ा पेन यहाँ काम नहीं कर रहा है आज, लेकिन क्या आपको समझ आ रहा है सर? हाँ सर। जस्ट अ सेकेंड, मेरा कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है सर। सप्लाई का पुट कर लो और फिर 3 डिमांड का पुट कर लो। सप्लाई मतलब क्या होगा? सप्लाई मतलब वो अपवर्ड स्लोप होगा, और डिमांड मतलब वो 1 2 3, ठीक है। डिमांड का डी आपका मेन डिमांड है, लेकिन जब अपवर्ड स्लोपिंग का बात होता है, मतलब सॉरी अपवर्ड मतलब डिमांड शिफ्टिंग, डिमांड पॉजिटिव चेंज है, मतलब डिमांड हाई हो रहा है, तो डी से D1 में शिफ्ट करेगा। और डिमांड लोअर मतलब डी से D2 में शिफ्ट करेगा, ठीक है। नीचे की तरफ शिफ्ट करना मतलब लेफ्ट शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, बाएं तरफ शिफ्ट करेगा। सप्लाई का भी यहाँ पर कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में सप्लाई क्या है सर? कांस्टेंट। सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आया प्रोडक्ट का, सप्लाई कांस्टेंट है, सिर्फ डिमांड चेंज हो रहा है, ओनली डिमांड में चेंजेस हो रहा है। तो ऐसा केस में इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो इक्विलिब्रियम भी बार बार शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इन द फिगर गिवन व्हेन डिमांड कब शिफ्ट अपवर्ड, दैट इज डिमांड कब अपवर्ड शिफ्टिंग मतलब डिमांड D1 में शिफ्ट किया, ठीक है। इसका मतलब डिमांड इंक्रीज किया, डिमांड अपवर्ड मतलब डिमांड इंक्रीज, दैट इज डी से लेके D1 में शिफ्ट करना। तो अब आपका न्यू इक्विलिब्रियम क्या बन गया सर? E1। मान के चलते हैं कि ऑनियन का प्राइस 40 चल रहा था, सप्लाई कांस्टेंट है, ऑनियन का प्राइस 40 चल रहा था, सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड मार्केट में हाई हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? चिराग बता। हाँ सर। पहले जब डिमांड डी था, सप्लाई वही था, तब ऑनियन का प्राइस 40 था। अब डिमांड मार्केट में बढ़ गया, सप्लाई वहीं के वहीं है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस का क्या होगा सर? बढ़ेगा। 80 हो गया, मैं मान के लिया 80 हो गया, मैं यहाँ पर एज्यूम कर लिया 80 हो गया, हाँ। है ना। उल्टा है सर, मार्केट में सप्लाई ऑनियन का वैसा के वैसा ही है, बट मार्केट में ऑनियन का डिमांड कम हो गया, सभी को ही व्रत रखना चालू कर दिया, ठीक है। प्याज लहसुन खाना बंद कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि प्याज में कोई वायरस आ गया हो, सर चुप रहो, ऐसा बात मत करो, खाने में मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अरे होता नहीं कि मैं आम में वायरस आता है, ठीक है, तो ऐसे ऑनियन में भी वायरस आ सकता है। एक बार तो लीची में भी क्या वायरस आ गया, ब्लैक फंगस। हाँ, तो ऑनियन वायरस आ गया, तो वायरस आने से लोग ऑनियन खरीदना बंद कर देगा, तो 40 का जो दाम चल रहा था ये गिर के 10 टका हो जाएगा, तब हाँ सर। इक्विलिब्रियम प्राइस शिफ्टिंग होकर 10 रुपीज में आ जाएगा।
सप्लाई सेम रहे कि अगर डिमांड में शिफ्टिंग होता है तो इक्विलिब्रियम हर केस में चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पहले 40 था, बाद में इक्विलिब्रियम 80 हुआ, फिर बाद में जब डिमांड कम हो गया इक्विलिब्रियम 10 रह गया। वही तो यहाँ पर बोला है। और हर केस में आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी चेंज हो रहा है। समझ गए सर? प्राइस 40 से 80 हुआ था, प्राइस 40 से 10 में आ गया। और हर केस में आप इसको ग्राफ में प्लॉट कर दो। कर लोगे ना प्लॉटिंग घर में? एक बार प्लीज खुद के हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा, ड्रॉ हो जाएगा सबको। हेलो सर, मैं आपको डिमांड सप्लाई दोनों ड्रॉ करना सिखाया। यस सर। प्लीज हाँ प्रैक्टिस सर। कीजिएगा, प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं तो समझ नहीं पाओगे बाद में। खुद के हाथ से सप्लाई का ड्रॉ करना, डिमांड का ड्रॉ करना, जैसे मैंने सिखाया। और उसके बाद ठीक जिस तरह से इक्विलिब्रियम पॉइंट को कनेक्ट किया, क्वांटिटी के हिसाब से कनेक्ट करवाना, और फिर देखना कि कैसे आपने इक्विलिब्रियम प्राइस को पॉइंट आउट कर पा रहे हो। ठीक है? एग्जाम में ऐसा हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चंस टाइप में क्या करेगा, आपको डायरेक्टली दे देगा, ऐसे ग्राफ दे देगा, और फिर यहाँ से पूछेगा आपको कि इसमें से इक्विलिब्रियम प्राइस एरिया कब क्या हो रहा है, डी से D1 में चेंजेस के टाइम पे क्या हो रहा है, डी से D2 में चेंजेस के टाइम पे क्या हो रहा है। कुछ भी सवाल कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको शायद मतलब ग्राफ ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, बट आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। तो ड्रॉइंग करो या ना करो, आइडेंटिफिकेशन तो होना चाहिए, एनालाइज तो होना चाहिए, सिंपल बात है। तो ये था इंक्रीज इन डिमांड। अब सर डिक्रीज इन डिमांड देख लो, सेम टू सेम दोनों ही समझ गए ना, इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही हो गया, डी से D2 सिमिलरली दूसरा एक कॉन्सेप्ट है। अब चेंज इन डिमांड नहीं सर, अब चेंज इन सप्लाई है। डिमांड कांस्टेंट है, क्या आपको दिखाई दे रहा है सर? हेलो, देखो सर, डिमांड कांस्टेंट है पर सप्लाई चेंज हो रहा है सर। आपका जो डिमांड है प्रोडक्ट का, डिमांड जैसे था वैसा ही है, बट आपका सप्लाई जो है ना वो अपवर्ड राइजिंग करके है। तो सप्लाई को जैसा हो रहा है, मेन सप्लाई का वैसा था। ठीक है? दूसरा एक सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, एंड जब इधर करोगे तो राइटवर्ड शिफ्टिंग। इसका राइटवर्ड ये है ना, तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ रहा है। दिस इज SS, दिस इज S1 एंड दिस इज S2। इसका मतलब सप्लाई डिक्रीज हुआ, मतलब जो ऊपर दिख रहा है वो एक्चुअली डिक्रीज है, और जो नीचे दिख रहा है वो एक्चुअली इंक्रीज है। बिकॉज सप्लाई का हर चीज में राइटवर्ड शिफ्टिंग मतलब इंक्रीज, राइटवर्ड मतलब इंक्रीज, और लेफ्टवर्ड मतलब डिक्रीज। ये प्रैक्टिस पैटर्न है सर। राइटवर्ड में इंक्रीज करता है, लेफ्टवर्ड में डिक्रीज करता है। तो मेन सप्लाई आपका यहाँ पर था, डिमांड आपका यहाँ पर था, उसके हिसाब से प्राइस पॉइंट भी अलग से बना था, उसके हिसाब से प्राइस पॉइंट भी उसी हिसाब से बना था। अब आपका सप्लाई मार्केट में चेंज हो रहा है, बट डिमांड आपका वहीं पर वहीं है। क्या करोगे? जैसे इंक्रीज इन सप्लाई में अगर आप देखते हैं, इफ डिमांड रिमेन द सेम एंड व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस, डिमांड जहां था वही है, बट सप्लाई कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड, सप्लाई डाउनवर्ड में जा रहे हैं। डाउनवर्ड मतलब सर S1, डाउनवर्ड मतलब S1, इसका मतलब सप्लाई बढ़ रहा है टू द राइट, एंड इन दैट केस इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज करेगा एंड आउटपुट इंक्रीज करेगा। क्यों सर? जल्दी बोलो। आपका सप्लाई डिमांड जैसा है मार्केट में वैसा ही है, डिमांड में नो चेंजेस, सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, तो प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा कि ज्यादा होगा? अयन, हेलो। यस सर। डिमांड मार्केट में जैसा है वैसा ही है, सप्लाई मार्केट में बढ़ गया, तो प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो कम हो जाएगा, है ना? प्रोडक्ट प्राइस जैसे जैसे मैंगो जब मार्केट में स्टार्टिंग में आता है तो दाम ज्यादा रहता है कि कम रहता है? बेशी रह गया। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में डिमांड वैसा ही है, डिमांड पहले भी था। मैंगो के लिए कौन नहीं वेट करता सर? ऐसा इंसान नहीं देखेंगे आप हम लोग कि जो मैंगो के लिए वेट नहीं करता, हर पूरा साल भर वेट करता रहता है। हिमसागर, लैंगड़ा जो चाहिए, ठीक है, अल्फांसो बहुत दाम होता है सर इसका। ठीक है, एक एक पीस आम 100 रुपया 150 रुपया के आसपास होता है। ये देखो ना, 6 पीस 600 रुपया, देख रहे हैं सर? 1 पीस 100 रुपीज, जानते हो सर अल्फांसो? हाँ सर। बहुत अच्छा होता है सर। तो सपोज एग्जांपल अल्फांसो छोड़ो सर, अल्फांसो तो थोड़ा सा मतलब एक्सेप्शनल आइटम है, आप लैंगड़ा ही ले लो। ठीक है, तो लैंगड़ा जब स्टार्टिंग में आता है मार्केट में 150-200 रुपये में बिकता है, अभी 50 रुपीज में 1 kg दे रहा है सर। मतलब क्या हुआ? मार्केट में डिमांड वैसा ही है लेकिन सप्लाई बढ़ गया,
तो दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए P से P1 शिफ्ट हो गया। सिमिलरली जब सप्लाई इंक्रीज किया, अब सप्लाई डिक्रीज भी कर सकता है, डिमांड वही है, डिमांड वहीं पर है बट सप्लाई डिक्रीज कर गया, डिमांड वहीं पर है बट सप्लाई डिक्रीज कर गया, तो क्या हो जाएगा, दाम बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। दाम बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है, सर। दाम बढ़ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं है सर। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई प्रोडक्ट प्राइस को इसी तरह से अप एंड डाउन करवाता है, इसी तरह से अप एंड डाउन करवाते हैं। ठीक है, सिमिलरली एट ए टाइम पे ये भी हो सकता है साइमल्टेनियस चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ, जैसे कि इफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, मतलब जितना डिमांड में चेंजेस उतना ही सप्लाई में चेंजेस हो सकता है, तो उसमें इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दोनों चेंज किया, हो सकता है दोनों चेंज किया, सप्लाई भी चेंज डिमांड भी चेंज, तो फिर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। मार्केट में डिमांड था, सप्लाई बढ़ा दिया गया, मार्केट में डिमांड था, सप्लाई बढ़ा दिया गया, क्या प्रॉब्लम है सर। मार्केट में डिमांड नहीं था, सप्लाई कम कर दिया गया, क्या प्रॉब्लम है, प्राइस जहां था वही रहेगा। समझ में आया सर आपको। इंक्रीज और डिक्रीज में अगर कोई चेंजेस नहीं है तो फिर इक्विलिब्रियम प्राइस में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। दोनों अगर इक्वल भी है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर अगर इफ इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, अगर मार्केट में डिमांड से ज्यादा, सप्लाई से ज्यादा डिमांड है, सप्लाई से ज्यादा डिमांड है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज करेगा। और इफ इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड, सप्लाई से डिमांड ज्यादा है, सॉरी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो फिर ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल करेगा। मतलब जितना सप्लाई नहीं है, सॉरी सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड उतना ज्यादा नहीं है, सप्लाई बहुत ज्यादा है बट डिमांड उतना ज्यादा नहीं है। ठीक, जैसे अभी देखो अगर कोरोना चला जाए तो मास्क का डिमांड का क्या होगा। बॉम्बे। सिमिलरली वही बात सर, सप्लाई तो बहुत हो गया ना मार्केट में मास्क का, लेकिन जैसे ही कोरोना चला जाएगा 2-3 साल में, मास्क का डिमांड कम हो जाएगा सर पहले से। ये तीनों पैटर्न को यहाँ पर ग्राफ से बोला हुआ है सर, ये तीनों पैटर्न को यहाँ पर ग्राफ से बोला हुआ है कि हर एक केस में प्राइस में किस तरह से डिटर्मिनेशन हुआ है। साइमल्टेनियस चेंजेस, साइमल्टेनियसली डिमांड और सप्लाई में चेंजेस है। ये मैं आप लोगों को घर पे एक टास्क दे रहा हूँ, आप लोग घर में ये तीनों ग्राफ को प्लीज रीड आउट करना, इसको समझने का कोशिश करना। प्रीवियस जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में ये डिमांड सप्लाई और प्राइस को डिटरमाइन करने का कोशिश करना, हो जाना चाहिए सर। बिकॉज आपको इतना देर से जो भी मैं ग्राफ समझाया वो सारे के सारे इसी बेसिस में है। अगर आप समझ जाते हो ना तो मैं बहुत अच्छा समझूंगा कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। आप लोग इसको ड्रॉ करना और मुझे शेयर करना कि सर मैंने ड्रॉ किया और समझा। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा ड्रॉ करके मुझे ड्राइंग प्लीज शेयर करना, ठीक है। जो भी मैंने आज ग्राफ आपको बताया और जो ग्राफ मैंने अभी आपको घर में करने के लिए बोल रहा हूँ, आप इस नोट्स का भी सहारा लो, इसका हेल्प लो, आप ड्राइंग करो, कोशिश करो अंडरस्टैंड करने का। अगर कुछ डाउट रहे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, प्रॉब्लम रहना नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भी रहे तो मैं बता दूंगा। और यहाँ पर सर जो भी मैंने आप लोगों को इतना देर तक बताया ना, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का, डिमांड एंड सप्लाई का, इसको शॉर्ट में बोला गया है कि डिमांड चेंज में क्या होगा, सप्लाई चेंज में क्या होगा, ठीक है। इसका समरी है सर, एक बार इसको भी गो थ्रू कर लेना। मैंने आपको सारा का सारा अभी सिखाया, ठीक है, बस उसी का एक समरी है ये, ठीक है सर। एक बार प्लीज गो थ्रू करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कैरेक्टर और उस रिलेटेड कुछ स्पेशल एरिया है जो हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा। बोलो सर, क्लास समझ में आया? आयन क्लियर है ना? मार्केट समझ में आ रहा है? यस सर। ओके सर, एक बार फटाफट वो ग्राफ को फटाफट ड्राइंग कर लेना, बस इतना रिक्वेस्ट है मेरा। ड्राइंग करके एक बार खुद का एनालिसिस कर लेना, बस हो जाएगा। और जो मैंने बोला उतना कर ले। आयुष, शोभिक, चिराग, स्नेहाशीष, क्लियर ना सर? हाँ सर। हाँ Yes, सर sir. क्लियर। ओके सर, Clear, ठीक है sir. सर। घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो मैंने हाँ बोला सर। करके मुझे इमेज भेजो, स्कैन करके मैं देखूंगा आप लोग ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, फिर आज इतना ही है, टाटा। हाँ सर, बाय बाय। Bye, sir. ओके सर, सर मुझे Bye, sir. बोल सर बोल।